सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइज, आज है जो है ये केमिकल बॉन्डिंग का सेकंड पार्ट है और बताऊं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। आप देखोगे कि 60 to 70% जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो कुछ इन्हीं टॉपिक से पूछे जाते हैं। हर साल जो क्वेश्चंस आपके आते हैं इन टॉपिक से ही होते हैं। सो इन सारे टॉपिक्स के अंदर जो है इस वीडियो में मैं आपको ट्रिक्स की मदद से बताया हूँ कि ट्रिक के मदद से कितने आसानी से जो है आप सारे के सारे लगभग ट्रिक्स के मदद से मतलब आप क्वेश्चंस कर सकते हो। इसके अंदर भी हम बात करें हाइब्रिडेशन के अंदर, आपको पता होगा हर साल ही क्वेश्चन आते हैं। इसको भी जो दो ट्रिक बताया हूँ, दो ट्रिक की मदद से आप जो है आसानी से कैलकुलेट कर पाओगे, इवन क्रॉस चेक भी कर पाओगे। और यहाँ पे जो लोन प्लस जो आप पहले जाते थे कि लोन प्लस प्लस सिग्मा हम गिन के और जो है हाइब्रिडेशन निकालते थे, लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बिकॉज यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको पता नहीं होता, वहाँ पे आप जो है आप नहीं कैलकुलेट कर पाते हो। जैसे मान लो N3 माइनस हो गया या फिर I3 माइनस हो गया, इनके जब स्ट्रक्चर नहीं पता है तो फिर आपको लोन पेयर और सिग्मा गिनने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप कर पाओगे। मैं आपको ट्रिक बताया हूँ जिसके अंदर जो आपको डायरेक्टली कुछ भी नहीं करना है, मतलब सिग्मा और लोन पेयर गिनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आप डायरेक्टली जो है हाइब्रिडेशन निकाल पाओगे। और हाइब्रिडेशन जैसे निकाल पाते हो तो उसी के बेसिस पे मैं ट्रिक बताया हूँ डायपोल मूवमेंट का। तो यहाँ पे डायपोल मूवमेंट भी बहुत आसानी से कैलकुलेट कर पाओगे। उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर का जो है आपको चार्ज एंड न्यूट्रल का जो आपको ट्रिक बताया गया। साथ ही साथ जो है जो आप रेजोनेंस के अंदर देखते थे कि रेजोनेंस की मदद से जो गिनते थे हम, जैसे PO4-3 हो गया या फिर CO3 माइनस, यहाँ पे जो CO3-2 जो होते थे, इनके भी जो है आपको यहाँ पे आपको फार्मूला दिया जाएगा जिसमें डायरेक्टली आप पुट करके डायरेक्ट निकाल पाओगे। इसी के साथ अनपेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हो गए, फिर स्टेबिलिटी जो हो गया, ये सारे जो है आपके ट्रिक्स बताए गए हैं। तो मैं बस फाइनली ये कहूँगा कि इस वीडियो को तभी आप देखना जब आपके पास पेशेंस होगा। बिकॉज लगभग जो है ये वीडियो 1 घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया टाइम। मैं कोशिश किया था कम में करने का, लेकिन भाई उतना कम में नहीं हो पा रहा था। फिर भी जो है आपके पास अगर पेशेंस होगा तो पूरा कोशिश करिएगा कि वीडियो को पूरा अच्छे से देखें। बिकॉज एक दूसरे से सारे कनेक्ट है। साथ ही साथ देखोगे कि ये सब जो है यहाँ पे देखोगे बॉन्ड एंगल कंपैरिजन, बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन आपको आता होगा। जैसे यहाँ पे क्या है कि HCl दे देते हैं, HF दे देते हैं, HBr एक ही ग्रुप के जो दे देते हैं, पूछते हैं कि बताइए बॉन्ड एंगल में क्या फर्क पड़ेगा और बॉन्ड लेंथ का। तो इसका भी आपको जो है ट्रिक बताया गया है यहाँ पे। ट्रिक की मदद से आपको रटने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रट जाते थे। तो रटने की जरूरत नहीं है। आप बस एक काम करना है आपको कि वीडियो में जो भी ट्रिक्स बताए गए हैं आप अच्छे से समझिएगा, नहीं तो हो सकता है आप लोग गलत उसका अप्लाई करके फिर बोलोगे कि गलत हो रहा है। तो जितना भी चीज़ है आप पेशेंस रख के वीडियो को अच्छे से देखिएगा। साथ के साथ जो है इसको अपने साथ ही साथ नोट्स आप बनाते चलिएगा साथ के साथ। अभी 1 घंटा भले आपका लगेगा, लेकिन ये है कि आपके ये चैप्टर्स पूरा कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद जैसे ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, आप खुद बताना जितने लोग आप जुड़े हुए केमिस्ट्री के अंदर जो अपने कोर्स के अंदर, बिकॉज आई थिंक 450 से ऊपर लोग जो है जुड़ चुके हैं उसके अंदर। तो आप लोग खुद बताना कि उसके अंदर जो क्वेश्चन है केमिकल बॉन्डिंग के, पहले आप लोग मतलब बोल रहे थे कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके सॉल्व नहीं हो पाते हैं, शायद आप नहीं पढ़े थे या कुछ, तो आप ही लोग का रिक्वेस्ट है कि रिवाइज करा दीजिए इसका। तो अब बताना आप लोग जाके चैप्टर करने के बाद कि आपके जो है वो क्वेश्चन अब सॉल्व हो पा रहे हैं या नहीं। बिकॉज उसमें लगभग जो है मैं केमिकल बॉन्डिंग में 200 से 250 के आसपास जो है क्वेश्चन केवल केमिकल बॉन्डिंग में दिया हूँ। तो आप अब खुद से ये चैप्टर जब कर लोगे तो आप देखोगे कि सारे के सारे क्वेश्चन आपके जो है सॉल्व हो जा रहे हैं वहाँ पे। इन ट्रिक्स की मदद से बहुत तेजी से कर पाओगे। तो आप जो है क्वेश्चन सॉल्व करना, उसके बाद बताना कि आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे हाइब्रिडेशन का कि इसको हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। बिकॉज इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। हाइब्रिडेशन आप कैलकुलेट करना सीख जाओगे तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो है शेप वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, स्ट्रक्चर वाले पूछे जाते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर है कौन सा नहीं है। ये हर साल क्वेश्चन लगभग आते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आपको हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करना आता है तभी आप कर पाओगे। तो इसके जो है हम 2 मेथड्स देखने वाले हैं, 2 ट्रिक्स बोल सकते हैं, फिर 2 ट्रिक्स बोलो या फिर मेथड्स बोलो, 2 अलग अलग मेथड्स देखेंगे। आपको जो भी सही लगे आप उनको जो है अप्लाई करके एग्जाम में जो है कर सकते हो। दोनों ही जो है बहुत ही आसान है। मतलब आप चाहो तो क्रॉस चेक भी एग्जाम के अंदर कर सकते हो अगर सही है कि नहीं। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ थोड़ा सा जो है आप ये चीज़ है, आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको जो है आप लिख लो, समझ लेना। बिकॉज ये 3 बेस्ड क्वेश्चन कुछ बन जाते हैं। यहाँ हाइब्रिडेशन में क्या होता है, इंटरमिक्सिंग प्लस ओवरलैपिंग होता है ऑर्बिटल्स के। ठीक, इंटरमिक्स होंगे एंड ओवरलैपिंग होते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे S+3p जो है ऑर्बिटल जब मिक्स होगा, यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बनेंगे यहाँ पे क्या बनेंगे sp3। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन यही होता है कि सारे ऑर्बिटल जो होते हैं सबके जो यहाँ पे हम लिखेंगे sp3 लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी एक को हम sp3 बोलेंगे, सारे ऑर्बिटल्स के जो है वो sp3 होते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके जो है हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप चाहे तो लिख लेना। बिकॉज ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में, ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और यहाँ पे ये ध्यान देना कि इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करते हैं हाइब्रिडेशन में, बल्कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखना। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और दूसरा है कि हाइब्रिडेशन जो है आपको क्या देता है, जियोमेट्री देता है या फिर स्ट्रक्चर देता है, ना कि शेप देता है। याद रखिए यहाँ पे शेप नहीं देता है। शेप के लिए हम आगे आप पढ़ेंगे VSEPR थ्योरी, बिकॉज ये VBT के थ्रू था। VSEPR जो है वहाँ से शेप हमको पता चलता था एग्जाम में। ये भी आप ध्यान देना यहाँ पे अगर इस तरह से क्वेश्चन आते हैं तो।
अब चलो बात कर रहे थे क्या कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहला मेथड यहाँ पे देखते हैं, मेथड थोड़ा सा ये जो है कैलकुलेशन वाला मेथड, यानी पे थोड़ा सा आपको जो है डिवाइड करना पड़ेगा। और सेकंड वाला मेथड देखेंगे जो थोड़ा सा मतलब डायरेक्ट आप वहीं पे कर पाओगे यदि आप कैलकुलेट सही से कर पाते हो। तो दोनों ही मेथड आप देखो जो आपको सही लगे आपके हिसाब से आपको करना है। तो देखो पहला मेथड देखें, फर्स्ट मेथड के अंदर जो है हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे यहाँ पे, क्योंकि दो तरह के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं। देखो एक जो है यहाँ पे सेंट्रल एटम, ठीक है, सेंट्रल एटम जो होते हैं आपके अगर सिंगल होते हैं, वन होते हैं, और यहाँ पे सेंट्रल सी आप समझ लें, सेंट्रल एटम जो है आपके मोर देन वन होता है। तो दोनों केस में अलग अलग हम यूज करेंगे। देखो सेंट्रल एटम अगर आपका वन है उस केस में क्या करोगे आप, सबसे पहले क्या करोगे, सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आई थिंक वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता होगा, लास्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अभी एग्जांपल देंगे तो एग्जांपल के बाद आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा सब कुछ, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन करेंगे, सबसे पहले जोड़ लेंगे सारे एटम्स के, जितने भी एटम्स उसमें रहेंगे, जो पूरा कंपाउंड मतलब मॉलिक्यूल या कंपाउंड में सबके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको ऐड कर लेना है। उसके बाद अब देखो क्या करना है, जो इसका चीज़ है आप देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन्स के सम आपके 2 या फिर 8 के बराबर या इसके रेंज में आते हैं, 8 या 8 से कम के रेंज में आते हैं, उस केस में आपको करना क्या है, उनको 2 से डिवाइड करना है। मैं आगे बताऊंगा 2 से डिवाइड करने के बाद क्या करना है। सबसे पहले उनको क्या करना है, 2 से आपको डिवाइड करना है। एग्जांपल के बाद बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप अच्छे से सारी चीज़ समझना। अब मान लो इलेक्ट्रॉन जो आपके 8 से बड़े ज़्यादा होते हैं और 56 के रेंज में आते हैं, फिर इस केस में क्या करना है, आपको 8 से इनको डिवाइड करना है, ठीक, 8 से डिवाइड करना है, ये चीज़ आप लिख लेना है। फिर उसके बाद जो है कि 56 से अगर ज़्यादा होते हैं तो फिर उस केस में क्या करना है, यहाँ पे कुछ भी मतलब ज़्यादा होंगे, 56 से ज़्यादा होने चाहिए, उस केस में क्या करोगे आप, 18 से उनको डिवाइड कर देना है, ठीक। अब अभी आगे एग्जाम्पल समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। बस इस पॉइंट को आप लिख लो, यहाँ पे जहाँ पे आप नोट्स बना रहे हो वहाँ पे लिखते जाना साथ के साथ, इस पॉइंट को लिखना। यही आपका जो है मेजर ट्रिक्स है, ये फर्स्ट मेथड के अंदर ये लिख लिए। अब उसके बाद देखिए, अब इसके बाद क्या करना है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल पे ले चलता हूँ, अब एग्जाम्पल से ही क्लियर होंगे। अब मान लो आपके सामने ClO4- है, इसके जो है आपको हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करने हैं। अब देखो हाइब्रिडेशन नॉर्मली आई थिंक कि आपको जो है रिवीजन क्लासेस आपको पता होगा कि sp2 sp3 sp3d, क्योंकि 3 के बाद जस्ट क्या आएगा, डी आएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मल 2 1 3, यहाँ पर हम जनरली जोड़ घटा होते हैं, तो सब कुछ सम करेंगे तो कितना रहेगा, 3 रह जाएगा। यहाँ पे क्या है 4, यहाँ पे 5। इस तरह से आई थिंक कि जो ऑर्बिटल्स को ऐड करना आपको तो आता होगा। इस तरह से आगे भी हम जैसे सिग्मा प्लस लोन पेयर वाले भी अगर कंसेप्ट आप जानते होंगे तो वहाँ पे भी यही करते हैं, सिग्मा प्लस लोन पेयर जोड़ के जो आता है उसको sp3 इस तरह से डिवाइड करते हैं, मतलब इस तरह से जो कैलकुलेट करके करते हैं। तो यहाँ भी सेम चीज़ है, जब डिवाइड करेंगे तो कुछ अंक आएंगे, उन अंक को जो है इस फेज में आपको बांटना है। जैसे मान लीजिए 6 कर दिए तो क्या होगा, sp3d2, अब सबको जोड़ दीजिए, 3 2 5 1 6। तो इस तरह से आई थिंक ये तो आपको करना आता होगा, ठीक। अब देखिए इसके बाद में जैसे ही ClO4 मिलेगा, आपको करना क्या था, सबसे पहले आपको क्या करना था, सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम सम करेंगे। तो क्लोरीन पहले नंबर 7, ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं, एक ऑक्सीजन के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस पूछा जा रहा है, तो कितने होते हैं लास्ट और इसके सेल में, तो 6 हो जाएंगे, ठीक। अब 4 थे 6 हो गए। और याद रखना कि यहाँ पे जो माइनस, ये भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ही वैलेंस सेल में ही जाएंगे, तो इसको भी जो माइनस होता है तो इसको यहाँ पे माइनस को क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस कर देते हैं, जितने माइनस रहेंगे, और प्लस रहता है तो यहाँ पे हम माइनस कर देते हैं। बस ये चीज़ याद रखना आप, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जोड़ दो आप सबको, कितना हो जाएगा, 7 + 24 + 1 कितना हो जाएगा, 32, ठीक है। 32 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब हमको क्या करना था, अब देखेंगे 32 किस रेंज में आ रहा है, यहाँ पे सेकंड रेंज में आ रहा है। अब सेकंड रेंज में आता है, आपको किससे डिवाइड करना है, 8 से डिवाइड करना है। बस साथ के साथ आप समझते चलना, ताकि सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओगे, जिनके स्ट्रक्चर आपको नहीं आते वो भी कर पाओगे। देखो 32 को हम क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, 4 टाइम्स में कट जाएगा, पूरी तरह से कट गया। अब यहाँ से पूरी तरह से जैसे कटा है, यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है बस वही जो है आपका हाइब्रिडेशन शो करेगा। जैसे क्या होता है 4 था, 4 को हम क्या बोलेंगे, sp3, ये जो है आपका हाइब्रिडेशन हो गया, ठीक। यहाँ से हम हाइब्रिडेशन कैलकुलेट कर लिए। अब क्वेश्चन आपसे जो दूसरा क्या पूछा जाता है कि लोन पेयर बताइए कितना होता है, लोन पेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे। लोन पेयर भी सिंपल सा है, जो आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, उसमें से सराउंडिंग एटम्स को घटा देना है, सराउंडिंग एटम्स जो को घटा देना है। जैसे क्या था, यहाँ पे ClO4 था, यहाँ से कितने क्या थे, सराउंडिंग एटम्स ये हो गए, क्योंकि ये तो सेंट्रल एटम हो गया, जो उसके अगल बगल से थे उनको जो आपको उनके जो इतने नंबर रहेंगे उनको घटा देना है। अब यहाँ पे क्या था, 4 आया आपका, सबसे पहले इसको हम लिखेंगे, और इसमें से सराउंडिंग एटम्स कितने हैं, 4 हैं, इसको घटा दीजिए यानी 0। अब देखो क्या है, इसके अंदर जो एग्जाम में अगर पूछा जाए कि लोन पेयर कितने हैं तो क्या बताओगे आप, 0 लोन पेयर इक्वल टू 0। अब हम स्ट्रक्चर से भी समझ लेते हैं। अब देखो स्ट्रक्चर इसका बना के दिखा देते हैं आपको, बहुत ही आसान, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बहुत आसान है, आप ट्रिक अच्छे से समझना ताकि कोई भी आपको इधर उधर फिर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो ऑक्सीजन और एक क्या है, ऑक्सीजन माइनस,
अब खुद देखो तुम आपके सामने वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं क्लोरीन के अंदर? 7, 1 2 3 4 5 6 7, सातों के सातों क्या हो गए? बॉन्ड बना चुके हैं। तो कहीं लोन पेयर तो एक भी बचा नहीं, तो लोन पेयर देखो कहीं नहीं बचा है। अब नॉर्मली आपको सिग्मा प्लस लोन पेयर से भी आप अगर निकालते होंगे, पहले सिग्मा प्लस लोन पेयर गिन के जो निकालते थे यहाँ पे 4 ये स्ट्रक्चर, वहाँ से भी गिन लो। 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा हो गया और एक 4 सिग्मा हो गया, sp3। अब यहाँ से भी आप देख सकते हो 4 सिग्मा आ गया। लोन पेयर कितने थे? 0, तो लोन पेयर जोड़ेंगे नहीं, तो आप वहाँ से भी जो है क्रॉस चेक कर सकते हो। और एक मैं इसके बाद भी एक ट्रिक बताऊंगा, उसमें तो और भी आसानी से ट्रिक बता, 10 सेकंड के अंदर जो सारे क्वेश्चंस की मतलब एक बता सकते हो कि कौन सा होगा। तो ये दोनों चीज़ें आप क्रॉस चेक करने लेते हैं, यहाँ से आप बता पाए रहे हो क्या करना है। अब चलो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल की सारी समझ में सारी चीज़ आएगी। अब देखो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप स्किप मत करना, कुछ चीज़ें जो बहुत आप भले सबका समय थोड़ा सा लगेगा 1 से 1.5 घंटा, लेकिन आप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ सीख पाओगे। अब देखो SO2 है, SO2 के केस में क्या करेंगे? सम ऑफ हम क्या करते हैं? सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन करते हैं, ठीक। वैलेंस इलेक्ट्रॉन करने का मतलब 6 हो गया सल्फर के अंदर, प्लस 2 यहाँ पर ऑक्सीजन से हैं, और इंटू ऑक्सीजन के अंदर कितने होते हैं? 6 होते हैं, तो क्या हो जाएगा? 18 हो जाएंगे। अब हमको क्या करना है? 18 आपको पता है सेकंड वाले रेंज में पड़ेगा, आप देख सकते हो, आप सेकंड वाले रेंज में पड़ रहा है आपका। सेकंड रेंज में 8 से डिवाइड करेंगे। अब 8 से डिवाइड करने का मतलब क्या है? 2 से 16, यहाँ 2 बच गया। अब जैसे यहाँ पे कुछ बच गया, अब इसको फिर से आपको कटाना है जब तक ये कट ना जाए, ठीक। अब यहाँ पे जैसे ही 2 बचा, आपके दिमाग में फिर से क्या आ गया कि क्या करें 2 से? तो अब देखो ये अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचा गया ना, अब इसको फिर से चेक करोगे कि किस रेंज में आ रहा है। 2 किस रेंज में आ रहा है? फर्स्ट वाले रेंज में आ रहा है। बस यही थोड़ा सा यहाँ पे समझना था, इसलिए मैं बोला ट्रिक जो है अच्छे से पूरा समझ जाना, वीडियो स्किप मत करना है। अब 2 फर्स्ट वाले रेंज में आ रहा था, तो फर्स्ट वाले रेंज में हम किससे डिवाइड करते हैं? 2 से कर दीजिए डिवाइड पूरा। देखो लास्ट में क्या हो गया? कट गया पूरा। तो जो भी क्वेश्चन आ रहे थे सारे, जितने बार आप डिवाइड करते जाओगे, जितने क्वेश्चन आएंगे सबको जोड़ दो। 2 + 1 कितना हो गया? 3। अब यही जो आपका हाइब्रिडेशन 3 को क्या लिखते हैं? sp, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, जोड़ लो यहाँ पे sp3 हो जाएगा, 3 के लिए sp2 हो जाएगा। तो ये हो गया हाइब्रिडेशन आपका। अब हमसे पूछा जाए लोन पेयर बताइए। और लोन पेयर के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हमको पता है जो हमारा आता है क्वेश्चन जोड़ने के बाद सब कुछ वो उसको लिखते हैं। अब माइनस सराउंडिंग एटम, सराउंडिंग एटम यहाँ पे कितने हैं? 2 ऑक्सीजन है, 2 हटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 1 लोन पेयर। अब यहाँ पे देखो 1 आपका लोन पेयर आ गया। अब यहाँ से तो लोन पेयर आ गया, अब हम इसको स्ट्रक्चर से भी वेरीफाई कर लेते हैं। अब SO2 का आप देखो पता क्या है? एक इस तरह से होता है O एंड O, आपका स्ट्रक्चर इस तरह से कुछ SO2 का होता है। अब देख लो आपके सामने 2 2 4 2 6, आपके 6 इसके जो ऑर्बिटल्स में लास्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हो गए, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। बॉन्डिंग 4 बॉन्डिंग बना रहे हैं, एक जो लोन पेयर के रूप में आ गया, तो एक लोन पेयर यहाँ पे आ गया आपका आंसर भी। और यहाँ पर कन्फिग्रेशन भी देखोगे तो सिग्मा सिग्मा 2 सिग्मा हो गया, प्लस 1 लोन पेयर, जो आप नॉर्मली आप पढ़ते थे पहले कि सिग्मा प्लस लोन पेयर करते हैं। तो आप यहाँ से भी देख लो sp कितना हो गया? 2 आ गया। तो आप क्रॉस चेक भी यहाँ से आप कर लिए बहुत ही आसानी से। अब इसके बाद देखो जो माइनस चार्ज वाले आइटम होते हैं उस पर बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है। जैसे मान लो I3 माइनस आ गया, आपको एग्जाम में आ गया -3, अब पूछा जाए हाइब्रिडेशन क्या होगा इसका, तो जनरली क्या होता है कि आपको यहाँ पे पता नहीं होता इसका स्ट्रक्चर नहीं पता है, तो आप सिग्मा प्लस लोन पेयर जनरली नहीं कैलकुलेट कर पाओगे। तो कोई जो जरूरत नहीं उसका करने का, स्ट्रक्चर जानने का। कोई भी आपको नाम मिले, आपको स्ट्रक्चर जानने की जरूरत ही नहीं है। अब सिंपल क्या करो, I3 माइनस है, ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे हमको तो पता है क्या करना, आपका सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन करना है। मैं थोड़ा हो सकता है जल्दी बोल रहा हूँ, बिकॉज यार देखो वीडियो बहुत नहीं तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। बिकॉज जो है वीडियो छोटा बने नहीं तो कई सारे लोगों को जो है दिमाग में पहले साइकोलॉजिकली थोड़ा सा वो हो जाते हैं कि बहुत लंबा वीडियो है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो बस ठीक है, सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन करेंगे, कितना हो जाएगा? 7। आयोडीन के अंदर 7 होता है, 7 + 7 क्यों? क्योंकि 3 आयोडीन है। प्लस हम क्या करेंगे? माइनस चार्ज है तो 1 जोड़ देंगे। अब बताओ यहाँ पे कितना हो जाएगा? 22। अब 22 किस रेंज में आएगा? सेकंड रेंज में आएगा, बिकॉज 56 तक जाते हैं 8 से, तो सेकंड रेंज में 8 से डिवाइड करते हैं। 22 को हम क्या करेंगे? 8 से डिवाइड कर देते हैं। 8 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? 8 दूनी के 16, यहाँ पे कितना? 4 2 6, ठीक। अब 6 बच गया, 6 को फिर से डिवाइड करेंगे। 6 जो फर्स्ट रेंज में आएगा, फर्स्ट रेंज में 2 से डिवाइड करते हैं। वह सारी चीज़ आप देखते जाना, बिकॉज जब मैं यहाँ पे बार जो है पीछे नहीं ले जाऊँगा, वीडियो लंबा हो जाएगा फिर। अब 2 से 3 बार में डिवाइड हो गया, कट गया। अब देखो क्या करते हैं हम यहाँ पे 2 + 3 जितने भी क्वेश्चन आते हैं इनको जोड़ देते हैं, 5 हो गया। अब मतलब कि हमारा कन्फ्यूजन क्या हो जाएगा? sp3 3 1 4 हो गया और एक d लगी, मतलब ये हो गया आपका हाइब्रिडाइजेशन हो गया यहाँ पे sp3d। अब बात करते हैं लोन पेयर कितने इसके अंदर, बिकॉज ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, लोन पेयर कैसे निकालेंगे। तो लोन पेयर के लिए क्या करते हैं, हमको पता है यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे 5। सराउंडिंग एटम्स गिनेंगे। अब सराउंडिंग एटम कई लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे सराउंडिंग एटम 3 नहीं है, बिकॉज सराउंडिंग एटम ही 3 हो गए, तो फिर किसके सेंट्रल एटम कौन सा है यहाँ पे? तो I एक खुद सेंट्रल एटम बन जाएगा, तो 2 बाकी के बचेंगे यहाँ पे, यानी कि 2 यहाँ पे घटाएंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके? 3 लोन पेयर हो जाएंगे। आपके जो 3 यहाँ पे क्या हो जाएंगे? लोन पेयर हो जाएगा इसके अंदर। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप क्या बताओगे कि 3 इसके अंदर लोन पेयर है, और जिसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp3d। अब इसका स्ट्रक्चर देख लो यहाँ पे किस तरह से होता है। स्ट्रक्चर जो कुछ आयोडीन का इस तरह से होता है, यहाँ पे देखो एक आयोडीन यहाँ पे होता है, एक आयोडीन यहाँ पे होता है, और लोन पेयर जो है इस तरह से हो जाएंगे, यहाँ पे जो है लोन पेयर हो जाते हैं,
ठीक। इस तरह से जो आपके लोन पेयर होते हैं, यानी जो ये स्ट्रक्चर एक्चुअली शेप जो इसका बनता है, तो शेप हम आगे देखेंगे, आगे शेप जो होता है लीनियर होता है, क्यों होता है आगे समझेंगे इसको। तो ये हो गया। अब हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं N3-। आपको अगर समझ में आ गया हो तो इसका जो है आंसर आप जरूर बताइएगा कि कमेंट में कि N3- का क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन प्लस लोन पेयर, दोनों बताना है आपको कि क्या होगा, दोनों ही चीज़ आपको बताना है। अगर समझ में आ गया हो तो आप बता देंगे, ठीक। ये तो हो गया मेथड 1 से हम कैलकुलेट कर रहे थे। अब हम चलते हैं मेथड 2 के अंदर, ठीक है। ये ट्रिक नंबर मान सकते हो 1 है, ट्रिक नंबर 2 मान लो, ट्रिक या फिर मेथड 2, ठीक। ट्रिक है मेथड 2। अब इसमें क्या करना, बहुत ही इसके ये और भी ज़्यादा सिंपल है। देखो इसके अंदर सिंपल से करना क्या होता है, अब देखो आपके सामने क्या है SO2। अब जैसे ही आपको SO2 मिलेगा, मान लो ये सब चीज़ें नहीं करना चाहते हो एग्जाम के अंदर, आपको क्या करना है, सीधी सिंपल से चीज़ें क्या करना है, जितने सराउंडिंग एटम उतने सिग्मा लिख दो। अब ये सिग्मा प्लस लोन पेयर वाला मेथड से सॉल्व करना है इसको। तो देखो जितने भी सराउंडिंग एटम्स हैं, ये सेंट्रल एटम के अंदर सराउंडिंग एटम है, सराउंडिंग एटम के जितने हैं 2 हैं, 2 चुपचाप यहाँ पे सिग्मा लिख देना है आपको, ठीक। अब बात आया यहाँ पे लोन पेयर हमको चाहिए, बिकॉज हाइब्रिडेशन के लिए सिग्मा प्लस लोन पेयर गिनते हैं नॉर्मली। तो क्या करेंगे यहाँ पे सिग्मा में लिख दिए जितने सराउंडिंग एटम्स हैं। अब यहाँ पे क्या करोगे, इसके सेंट्रल एटम पे कितने इलेक्ट्रॉन से वो लिखोगे, सेंट्रल एटम कितने मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 हो गए। अब ऑक्सीजन कितना बनाता है बॉन्ड, बस यहाँ पे माइनस साइन लगाना है, ब्रैकेट लगाना है, आपको याद रखना ब्रैकेट लगाना है। और ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है, 2 भाई साहब 2 गुना 2 करेंगे। और कितना है 2 है, प्लस 2 बार कर दो, 2 + 2 करो, या फिर 2 × 2 भी कर सकते हो डायरेक्टली। अब जितने हैं उनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन आप लिखे, यहाँ से माइनस कर दो, कितना हो जाएंगे 2 2 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 घटा देंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली आए यहाँ पे। तो लोन पेयर के लिए क्या करते हैं हम, 2 से इसको डिवाइड करते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन से यानी कि लोन पेयर कितने हो जाएंगे 1 लोन पेयर। तो आप खुद भी देख लो, SO2 में हम ऊपर पढ़े थे कितने सिग्मा आ रहा है, उसमें जो इसका हाइब्रिडेशन आप देखो, हाइब्रिडेशन पहले देख लेते हैं क्या हो जाएगा, 2 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर कितना हो जाएगा 3, यानी sp2। अब SO2 में हम ऊपर देखे भी थे क्या आ रहा था, SO2 में क्या आ रहा था आपका यही सेम चीज़ आ रहा था। लोन पेयर भी हम देखेंगे वहाँ पर कितना लोन पेयर आ रहा था, 1 ही आ रहा था। SO2 का भी हम स्ट्रक्चर बनाए थे ना कुछ इस तरह से, और इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनाए थे हम, तो वहाँ पे भी आप देखोगे कि कोई आता था, एक लोन पेयर आ रहा था और 2 सिग्मा आ रहे थे। यहाँ भी देखो 2 सिग्मा 1 लोन पेयर, तो यहाँ पे आसानी से कर पाओगे। इसके लिए क्या है, ये बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है, मैं इसलिए आपको इसको बाद में बताया हूँ, बिकॉज ये सिंपल ट्रिक है, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस बहुत मांगता है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो एग्जाम में बहुत जल्दी कर पाओगे, लेकिन इसके लिए जो ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं भी करते हो तो आपको रेंज पता हो तो आप कर सकते हो। तो मैं इसलिए दोनों चीज़ बता दूँगा आपको, जो चीज़ आपको समझ में आए। इसके और एग्जाम्पल ले लो, जैसे हम बता रहे थे अभी I3- का ही हम बात कर रहे थे। अब देखो I3- की बात कर रहे थे, I3- हो गया, ठीक। अब I3- को सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, सेंट्रल एटम हमको पहले नंबर इसमें चाहिए, तो क्या हो जाएगा I2- हम इस तरह से लिखते हैं, सेंट्रल एटम चाहिए हमें। सेंट्रल एटम पे कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखते हैं 7 लिख लिए, ठीक है। अब क्या है, हमको यहाँ पे क्या लिखना है, अब जैसे ही जितना भी सराउंडिंग एटम है वो यहाँ पे सिग्मा होंगे, जितने भी होंगे। अब उससे मैं कोई मतलब नहीं, बॉन्ड क्या कितने बनाते हैं, कोई 3 बनाता है क्या, उससे कोई मतलब नहीं है। अब क्या करेंगे 2 सिग्मा कर दिए। अब हमको क्या चाहिए, लोन पेयर चाहिए हाइब्रिडेशन निकालने के लिए। और लोन पेयर के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 7 लिख दिए हम। अब इसमें सब यहाँ पे क्या लगाते हैं, ब्रैकेट, माइनस लगा के ब्रैकेट लगाते हैं। अब देखेंगे कि आयोडीन जनरली हम यहाँ पे लिखते हैं कि कितने बॉन्ड बनाता है, हमें कोई नहीं मतलब है। मान लो किसी ऑक्सीजन जो है 1 भी बॉन्ड बनाता है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ऑक्सीजन का 2 जो हमको पता है कि 2 ही बॉन्ड बनाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे, मतलब उसके बैलेंस के बेसिस पे। तो यहाँ पे ये कितना बॉन्ड बनाता है आयोडीन 1, तो 2 है तो कितना बनाएंगे 2। अब यहाँ पे माइनस चार्ज है, माइनस हम क्या करते हैं यहाँ पे माइनस का माइनस ही लिख देंगे, ठीक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे घटाओगे कितना हो जाएगा 7 माइनस, यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 6। अब यहाँ पे जोड़ लो कितना हो जाएगा 8। यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या, सॉरी यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स आए तो लोन पेयर कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। यहाँ पे 3 लिख लो आप, 3 2 कितना हो जाएगा 5, और 5 का जो है तो कितना होता है आपका sp3d। और ऊपर देखो आपका हाइब्रिडेशन कितना आ रहा था पहले भी sp3d, वो मैथ वाले फॉर्मूला से भी आ गया, और यहाँ से भी जो आपका sp3d आ गया। तो लोन पेयर भी आपसे अगर कोई पूछ ले तो लोन पेयर कितना हो जाएगा 3। इसके अंदर भी आप देखो लोन पेयर कितना आ रहा था 3। दोनों ही फॉर्मूला जो आपको आप अप्लाई कर सकते हो, आपको जो समझ में आए आप यूज कर सकते हो। इसलिए मैं दोनों ही ट्रिक बता दिया आपको, बिकॉज हाइब्रिडेशन जो है एग्जाम में जो है टाइम बचाने के लिए ये दोनों ही ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैं N3- वाला जो कोई एग्जाम्पल दिया था, उसको जो है आपको यहाँ से भी, यहाँ भी वो इसी सेम चीज़ आपको यूज करके बता, यहाँ से भी आपको करना है, ताकि आपको जो समझ में आ जाए। ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ और करके, जैसे मान लो यहाँ पे ClO4- पे पहला एग्जाम्पल जो किया था उसी को देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सराउंडिंग एटम्स देखते हैं। सराउंडिंग एटम कितने यहाँ पे 4 है, 4 सिग्मा हो गया, सिंपल से गिन के हम लिख देंगे 4 क्या हो जाएगा आपके पास सिग्मा हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, इसके ऊपर जाते हैं, हम सेंट्रल एटम पे जाते हैं। सेंट्रल एटम के क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखते हैं 7 हो गया। अब यहाँ पे माइनस करके ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक। अब ऑक्सीजन कितने हैं 4 ऑक्सीजन है, 4 दिन के कितना हो जाएगा 8 माइनस 1। अब क्योंकि अब आप समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये 4 दिन के 8 हो जाएगा, 2 2 बनाते हैं तो एक ऑक्सीजन 2 बूंद बनाता है तो 2 8 हो गया, और माइनस है ना तो माइनस कर दिया, फिर कितना हो जाएगा बताओ
ये कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो 7 माइनस 7 यानी 0। लोन पेयर कितना हो जाएगा 0। अब पहले भी देखोगे लोन पेयर इसके अंदर कितना आ रहा था 0 आ रहा था, तब यहाँ से भी जो है 4 सिग्मा यानी कि 4 हो गया यानी कि sp3। तो आप देखोगे बहुत ही आसानी से दोनों ट्रिक जो है आप यूज हो रहा है। आप जो मैं इसलिए बता दिया, जो आपको सही लगे आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो ये हो गया हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करने का। आई थिंक आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि हाइब्रिडेशन आज के बाद बहुत ही कम समय के अंदर किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अब चलो अब हम बात करते हैं इसके बाद जो है आपके सामने कुछ जियोमेट्री वाली चीज़ें पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जियोमेट्री वाले जो चीज़ें कुछ तरह से क्वेश्चन आते हैं हम उसको देखेंगे। देखो इससे पहले एक चीज़ और हम देख लेते हैं, कुछ एक और भी जो है ना कुछ एक्सेप्शंस वाले क्वेश्चन, एक्सेप्शंस नहीं बोलेंगे लेकिन जो है सॉलिड वाले क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ जाते हैं। देखो कुछ सॉलिड फॉर्म में भी पाए जाते हैं, सॉलिड कंपाउंड्स कुछ पाए जाते हैं, स्पीसीज जो होते हैं उनके अंदर हाइब्रिडेशन पूछ जाता है क्या होता है, किस फॉर्म में जो है हाइब्रिडेशन रहते हैं वहाँ पे। एक्चुअली यही आपसे जो है पूछ लेता है वहाँ पे। तो देखिए इसके अंदर जो है कुछ एक जो स्पीसीज है, मैं से डायरेक्टली आपको स्पीसीज का नाम बता देता हूँ। आप यहाँ से इसको याद कर लेना है, इसमें कुछ समझने वाला चीज़ नहीं, आपको डायरेक्ट याद कर लेना है। तो देखो यहाँ पे पूछ देता है कौन कौन सा स्पीसीज है, आप लिखते जाना साथ के साथ कॉपी पे, ये सब सारे चीज़ें याद करना है। PCl5, PBr5, N2O5, XEF6, ये सबको याद होना चाहिए बिकॉज ये सब चीज़ें बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और कुछ यही एक सब एक्सेप्शन है जो आपको पढ़ने हैं आपके समय, ठीक है। ये कुछ हो गया आपका। अब देखो केटायंस एंड एनायंस के फॉर्म में ये सब रहते हैं, केटायंस एनायन केटायन आई थिंक आपको पता होगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव मतलब आयंस के बीच फॉर्म में रहते हैं। अब इसको जो है तो हम इस तरह से रहेंगे PCl4 प्लस PCl6 माइनस, यहाँ पे जब PBr देखो Br4 प्लस में होता है एंड यहाँ पे Br माइनस में होता है। ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। डायरेक्टली आपसे पूछते हैं यहाँ पे केटायन, यहाँ पे पूछ देंगे कि PBr5 जो है उसके केटायन का जो है हाइब्रिडेशन क्या होता है। हाइब्रिडेशन आई थिंक आप कैलकुलेट कर पाओगे बिकॉज मैं बता चूँगा, जो भी ट्रिक्स आसानी से कर पाओगे। यहाँ पे मैं बताऊँगा बहुत समय ज़्यादा लग जाएगा। आप उस इनका केटायन एनायन का जो ये आप फॉर्म याद रखना किस फॉर्म में, ताकि आप कैलकुलेट कर पाओ एग्जाम में, क्योंकि यही नहीं दिया रहेगा वहाँ पे। NO2 प्लस NO3 माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे XEF जो होता है XEF5 प्लस में होता है और F माइनस में होता है, ये याद होना चाहिए आपको। ClO जो होता है ClO2 प्लस में होता है और ClO4 माइनस में होता है। ये चीज़ आप याद रखेंगे और इसके जो भी है हाइब्रिडेशन यहाँ पे आपको हाइब्रिडेशन यहाँ पे जो आपको खुद से लिख लेना है। अब चलिए इसके बाद से कुछ ऑड वन स्पीसीज भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। और इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जो होते हैं इसके डायरेक्टली आपको याद रखना है। देखो एक तो हो गया NO2। अब NO2 को देखो कैसे लिखेंगे हम, N ऑक्सीजन और यहाँ पे क्या होता है एक सिंगल लोन पेयर, सिंगल सा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है। ऑड इलेक्ट्रॉन वही बोल रहे हैं, यहाँ पे पेयर में नहीं होते। लोन पेयर जो होता है, लोन पेयर में क्या होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp2। अब याद होगा सिंपल है, ज़्यादा दिमाग लगाने जो आप याद होगा sp2 हो जाए। अब होता है एक CH3, ये भी स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर क्या होता है आपको जनरली लगेगा कि यहाँ पे तो 4 हो जाएंगे, जिस तरह से हम यहाँ पे भी ले लिए 1 2 सिग्मा ले लिए, इसको भी हम गिने थे sp2 गिने थे, लेकिन यहाँ पे नहीं होता। यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता था, sp2 कहेंगे इसको। ये होता है स्ट्रक्चर एक्चुअली देखा गया है किस तरह से पाया जाता है, ये ट्रायंगुलर प्लेनर। इसकी वजह से जो इसको हम बोलते हैं sp2, बिकॉज sp आगे हम जब शेप पढ़ेंगे और ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो उसके अंदर जो यही होता है sp2 जो होता है ट्रायंगुलर प्लेनर होता है। ट्रायंगुलर प्लेनर की वजह से इसका जो हम ये बताते हैं हाइब्रिडेशन का sp2 होगा। और एक देखो यहाँ पे CF3, इसके तरह ये भी है, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, इसका भी sp2 होना चाहिए था, लेकिन sp3 होता है बिकॉज इसका जो स्ट्रक्चर होता है ट्रायंगुलर पिरामिडल होता है। स्ट्रक्चर के बेसिस पर एक्चुअली ये सब कैलकुलेट किए गए थे, आपको डायरेक्टली याद रखना है। आई होप ये चीज़ आपको याद रहेगा और ये चीज़ आपको ये याद रहेगा, ठीक। ये सारी चीज़ आई थिंक आपको कंप्लीट हो गया होगा। अब चलिए हाइब्रिडेशन के बाद हम कुछ चीज़ें देखते हैं जियोमेट्री से रिलेटेड। तो अब देखो कुछ जियोमेट्री, अब देखो होता क्या है हाइब्रिडेशन में, हाइब्रिडेशन जब आपको आने लगेगा तो आपको जियोमेट्री एंड शेप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना जियोमेट्री और शेप एक नहीं होते हैं, ये आप याद रखोगे। जियोमेट्री जो है जनरली क्या बोलते हैं sp3 होता है, आप स्क्वायर पिरामिड जो बोल देते हैं। तो जियोमेट्री और शेप जो है हमेशा एक नहीं होते हैं। अब देखो क्या होता है जियोमेट्री के अंदर जो है हम लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर इन दोनों को कंसीडर करते हैं। अब आगे हम दिखाएंगे किस तरह से कंसीडर करते हैं तो जियोमेट्री आता है। इसके अंदर जो है हम केवल बॉन्ड पेयर को कंसीडर करते हैं, केवल बॉन्ड को, लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते हैं, तो शेप बनता है हमारा। हम आगे कल बता के भी आपको दिखाएंगे कि शेप किस तरह से बनता है। आप शेप आपको ज़्यादा रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज आप लोग बहुत ज़्यादा रटते रहते हो, शेप रटने की जरूरत नहीं पड़े आप अगर अच्छे से कंसेप्ट को समझते चलोगे तो। जियोमेट्री के अंदर क्या होता है लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर दोनों को हम मिला के जो शेप उसका जो जियोमेट्री बताते हैं। शेप के अंदर केवल बॉन्ड पेयर को देखेंगे, आप किस तरह से अप्लाई करते हैं देखिए इसको। मैं पहले से लिख लिया हूँ ताकि समय ज़्यादा ना लगे। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, जैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल जाकर मान लीजिए आपका क्या होता है sp2 sp आता है आपका। sp कहने का मतलब क्या हो जाएगा, sp कहने से जैसे आपके सामने क्या होते हैं, मान लो sp हम बोले
यानी कि दो हैं यहाँ पे, तो दो रहेंगे तो क्या करेंगे, हमेशा आपको पता है कि एटम्स क्या करते हैं, बॉन्ड्स क्या करते हैं, आप एक दूसरे से बहुत दूर भागने की कोशिश करेंगे, कितना दूर भाग सकते हैं, 180 डिग्री पर भाग सकते हैं, यानी ये क्या हो जाएंगे, लीनियर आ जाएंगे। sp2 आता है, तो जियोमेट्री याद रखना, ये क्या है, जियोमेट्री या फिर स्ट्रक्चर भी बोलते हैं इसी को, एग्जाम में अगर पूछा जाए तो, कि दो कौन से दो मॉलिक्यूल्स या फिर उनके हैं जो उनका स्ट्रक्चर जो है सेम है। तो स्ट्रक्चर जब भी बोले आपको जो है क्या करना है, ये वाला चीज़ देखना है। स्ट्रक्चर पूछे तो आपको शेप नहीं देखना, याद रखना है यहाँ पे। आपको स्ट्रक्चर पूछे तो आप देखना कि हाइब्रिडाइजेशन सेम है कि नहीं, बस हाइब्रिडाइजेशन अगर दो का सेम है तो आप समझना कि स्ट्रक्चर उनके सेम आएंगे। ठीक, अभी आगे जो है आप कंफ्यूज हो गए, इसलिए मैं बता रहा हूँ आप इस चीज़ को देखना है। स्ट्रक्चर पूछे तो आप बस ये देखना है उनके हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन निकालना तो आपको आ गया है। तब देखो sp2 बोले तो यहाँ पे ट्राइंगुलर प्लेनर, ये चीज़ आप याद रखना, जियोमेट्री आप याद रखना है कि sp2 बोले तो ट्राइंगुलर प्लेनर बोलते हैं। ट्राइंगल के रूप में दिखाई देते हैं, देखो यहाँ पर ट्राइंगल बन रहा होगा, और प्लेनर एक प्लेन में होते हैं। अगर sp3 बोले तो यहाँ पे एंगल भी आप हो सकते याद करते जाना साथ के साथ, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। 180 डिग्री होता है, यहाँ पे 120 डिग्री होता है, सबके बीच में यहाँ पे एंगल। जियोमेट्री है ये, ठीक, ये चेंज नहीं होंगे, ये कुछ भी ये अगर रहेंगे तो जियोमेट्री कभी चेंज नहीं होगा। मैं आगे दिखाऊंगा कि जियोमेट्री ये यही रहते हैं, हाइब्रिड्स यही रहते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल जो रहते हैं आपके हाइब्रिडेशन यही रहेगा, लेकिन शेप आपको चेंज हो गया, जियोमेट्री चेंज नहीं होता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जियोमेट्री आप याद कर लेना, जो है 7 का लगभग याद कर लेना आपको। ये हो गया sp3 का, ये हो जाएगा sp3d का हो जाएगा ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल। यहाँ पे क्या होता है, ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल क्या होता है, एक तो आपके ट्राइंगल रहेगा, देखो यहाँ पे क्या होता है कि इस तरह से रहेंगे आपके वो ट्राइंगल रहेंगे, और एक ऊपर निकल जाता है। एक्चुअली ये मान के चलो कि पेन के अंदर, पेन जो है कॉपी के अंदर घुस रहा है, तो एक ऊपर आ जाएगा, एक नीचे आ जाएगा, एक ऊपर आता है एक नीचे आ जाता है। तो ट्राइंगुलर, यहाँ पे देखो ट्राइंगुलर, बाई पिरामिडल मतलब एक ऊपर आ जा रहा है एक नीचे आ रहा है, इसलिए बाई पिरामिडल बोलते हैं यहाँ पे। फिर जो यहाँ पे देखो ये स्क्वायर बाई पिरामिडल, यानी क्या होता है कि यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा बाई पिरामिडल, और यहाँ पे जो पेंटागोन बाई पिरामिडल। एक्चुअली यहाँ पे देखोगे क्या कि देखो यहाँ पे दो था, दो से हम क्या बनाते हैं, दो चीज़ को मिला के लीनियर बनाएंगे। सीख 3 रहेगा तो हम 3 से क्या पढ़ते हैं जनरली, ट्राइंगल, 3 कोण वाला 3 ट्राइंगल। 4 में हम जनरली स्क्वायर पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद होगा कि 4 में क्या होता है, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। और 4 के बाद आपको क्या करना है, 5, 6, 7 में सिंपल से क्या करना है, 2 प्लस क्या हो जाएगा 3 लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 लिखो प्लस 4 लिखेंगे, इसको 2 प्लस 5 लिखेंगे। ठीक, अब इसको क्या करते हैं, बाई पिरामिडल लिख देना वहाँ पे, बाई पिरामिडल नाम अगर नहीं भी आ रहा है, बाई पिरामिडल। और इसको क्या है, ट्राइंगुलर, यहाँ पे जो है स्क्वायर बोल सकते हैं, स्क्वायर बाई पिरामिडल, और इसको जो है पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी देख सकते हो, क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 में 6 के अंदर क्या होता है, 4 + 2 कर सकते हैं तो स्क्वायर। अब बाई पिरामिडल में बोला था, देखो सबके अंदर बाई पिरामिडल एंड बाई पिरामिडल आ जाएंगे तीनों के अंदर। और वही है जो बचेंगे, जैसे 7 था तो 5 + 2 करते हैं, 5 को क्या करेंगे, पेंटागोनल बोलेंगे, यहाँ पे 4 को स्क्वायर बोलेंगे, ट्राइंगुलर बोलेंगे। तो आप जिस भी तरह से चाहो याद कर सकते हो, एंगल उंगल जो है आपको याद कर लेना है। ये चीज़ें हो गई आपके यहाँ तक। ठीक, अब चलिए इसके बाद हम बात करते हैं शेप का। ठीक है, ये तो हो गया जियोमेट्री। जियोमेट्री जो आपको चेंज नहीं होगा अगर हाइब्रिडेशन आपका चेंज नहीं होता है। यदि sp3 है तो आपको यही रहेगा, लेकिन जो है शेप चेंज होते जाता है। अब देखो यहाँ पे शेप के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देखो हाइब्रिड जो है, यहाँ सॉरी यहाँ से फर्स्ट से देखते हैं। मान लो हाइब्रिडेशन क्या था, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने थे, 2 थे, तो क्या बनेगा, हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp आएगा। तो बॉन्ड पेयर अगर मान लो कि आपके 2 होते हैं, यानी दोनों ही बॉन्ड बनाए हुए होते हैं, CH यहाँ पे सॉरी इसके जो है NO2+ हो जाएगा, इसका जो होता है यहाँ पे NOO, और इस तरह से बनता है यहाँ पे स्ट्रक्चर आपका। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, बॉन्ड पेयर 2 होते हैं यहाँ पे, और लोन पेयर अगर एक्चुअली 0 आता है उस केस में, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, जियोमेट्री लीनियर आएगा। आप पढ़े थे अभी कि तो हमको जियोमेट्री के लिए क्या करना है, कंसिडर बस इसको करना है, sp को करना है, लीनियर आ गया। sp आप देखे थे वहाँ पे क्या होता है, लीनियर होता है। इसलिए मैं बोला आपको याद कर लेना है सबसे पहले। आप यहाँ पर देखो sp क्या होता है, लीनियर। तो sp कहीं भी आपको लीनियर ही बताना है, तो sp क्या हो जाएगा आपका, लीनियर हो जाएगा। और शेप भी इस केस में क्या होता है, लीनियर ही होता है। अब चेंज देखो यहाँ थर्ड से आएगा, यहाँ पे देखो sp3 sp2 हो गया, मतलब 3 यहाँ पे अगर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर अगर मान लो 3 है और लोन पेयर एक भी नहीं है, तो उस केस में आपको क्या आएंगे, ट्राइंगुलर आएंगे। ठीक, तो ट्राइंगुलर आएंगे तो नॉर्मल से आप याद रखना कि जब बॉन्ड पेयर जब लोन पेयर 0 होते हैं तो जियोमेट्री और आपका शेप सेम होता है। अब यहाँ पे देखोगे आगे, देखो यहाँ पे क्या है कि जब हम क्या कर रहे हैं, बॉन्ड पेयर क्या कर दिए, 2 कर दिए, और लोन पेयर क्या कर दिए, 1 कर दिए। 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। sp2 हाइब्रिडेशन यहाँ भी है, sp2 हाइब्रिडेशन यहाँ भी है, तो जियोमेट्री तो सेम रहेगा। अब यह क्या था, ट्राइंगुलर प्लेनर होता है, इसका भी जियोमेट्री क्या रहेगा, ट्राइंगुलर प्लेनर होता है। एग्जाम में अगर पूछा जाए जियोमेट्री, तब क्या बताओगे, अगर किसी के अंदर मान लो 3 बॉन्ड पेयर है और 0 लोन पेयर है, किसी के अंदर 2 बॉन्ड पेयर है 1 लोन पेयर है। अब इसके एग्जाम्पल समझ लो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, sp2 है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे जो SO2 वाला जो यहाँ पर पढ़ रहे थे हम, SO2 में क्या होता है, इस तरह से होता है, 2 बॉन्ड पेयर, ये हो गया, यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर हो गया और 1 लोन पेयर हो गया, तो ये वाला कंडीशन हो गया। और यहाँ पे क्या था, 3 वाला था, BF3 मान लीजिए। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था,
1 2 3, यहाँ पे जो है 3 सिग्मा है, यहाँ पे कोई भी लोन पेयर नहीं है इस केस में। तो दोनों ही केस में आप देखोगे कि आपका जो जियोमेट्री है वो किस तरह से आ रहा है, ट्रायंगुलर प्लेनर आ रहा है, लेकिन शेप यहाँ पे देखो क्या हो गया आपका एंगुलर, और यहाँ पे क्या है ट्रायंगुलर प्लेनर। तो यही आपको चीज़ समझाना था कि देखो शेप के केस में क्या करते हैं हम क्या बताते हैं कि शेप वाले केस में हम लोन पेयर को कंसिडर नहीं करते हैं। लोन पेयर को कंसिडर नहीं करने का मतलब देखो यहाँ पे शेप क्या था, पहले से जियोमेट्री क्या था आपका SO2 का कुछ इस तरह से था, सॉरी ये हो गया। तो यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है, तीनों ट्रायंगल के रूप में दिख रहे हैं, तो ट्रायंगुलर हम बोल रहे थे। लेकिन हम क्या करते हैं शेप के अंदर लोन पेयर को नहीं देखेंगे, लोन पेयर यहाँ पे भूल जाइए। लोन पेयर जैसे ही भूलेंगे तो स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा आपका, अब बताइए किस तरह से, यहाँ पे बताइए। अब देखो यहाँ पे देखो इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर बनेगा, तो क्या हो जाएगा, बेंट शेप हो रहा है या फिर वी शेप की तरह लग रहा है कि नहीं, वी शेप। अगर इसको भूल जाते हैं तो क्या हो जाएगा वी शेप, तो इसीलिए इसको शेप क्या लेंगे इसका वी, यानी हम लोन पेयर इस समय भूल जाएंगे। तो यही सेम चीज़ आपको करना है यहाँ पे सारे कंडीशन में। आप देखो मैं सारा एग्जाम्पल से आपको दिखाते जा रहा हूँ। अब देखो sp3 है यहाँ पे, मान लीजिए बॉन्ड पेयर केवल है, तो केवल बॉन्ड पेयर रहेंगे तो इस तरह से बनेंगे। तो शेप भी लोन पेयर, यहाँ भी लोन पेयर नहीं आएगा तो शेप भी क्या रहेगा उस समय, शेप और ये दोनों एक रहेंगे। लेकिन जैसे ही बॉन्ड पेयर की जगह पे एक लोन पेयर आ गया, लोन पेयर क्या हो गया, और लोन पेयर याद रखना कि हमेशा मैक्सिमम एंगल पर रखते हैं। तो मैक्सिमम देखो यहाँ पे क्या है कि 3 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है। तो लोन पेयर हम जैसे ही रखेंगे यहाँ पे, तो लोन पेयर रखने पर देखो जियोमेट्री में तो कोई चेंज नहीं होगा। जैसे sp3 है तो जियोमेट्री तो सेम रहेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, शेप की बात करें तो शेप में हम क्या करते हैं, जो लोन पेयर है तो उसको हम बंद कर देते हैं। यहाँ से मान लो कि यहाँ से हम बंद कर दिए, बंद करने के बाद ये किस तरह से आपको दिख रहा है, कुछ पिरामिड ग्रुप में दिख रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं ट्रायंगुलर पिरामिडल। आप समझ पा रहे हो कि इसको हम ट्रायंगुलर पिरामिड बोलते हैं, जबकि जियोमेट्री तो टेट्राहेड्रल होगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा ये ट्रायंगुलर पिरामिडल, बिकॉज हम यहाँ पे लोन पेयर जो इसको छिपा लेंगे, लोन पेयर कभी भी आएंगे छिपा लेंगे। उसी तरह से देखो sp3 ही है तो अभी भी जो है इसका जियोमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही होगा, बिकॉज ये sp3 हम बता रहे थे कि हाइब्रिडाइजेशन जो रहेगा उसका जो जियोमेट्री चेंज नहीं होता है, टेट्राहेड्रल ही रहेगा एग्जाम में पूछा जाएगा तो। लेकिन यहाँ पे चूंकि 2 लोन पेयर आ गए, हम 2 जगह पर क्या करेंगे, इसके स्ट्रक्चर जो होते थे टेट्राहेड्रल कुछ इस तरह से होता है, 2 जगह पर हम क्या करेंगे लोन पेयर कर देंगे। जैसे ही 2 जगह पर लोन पेयर किए इसको हम बंद करो, बंद करने के बाद क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, केवल ये वाला पार्ट बचेगा लोन पेयर का। मान लो यहाँ से भूल गए हम थोड़ा देर के लिए, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर आइए क्या हो गया वी शेप, यानी यहाँ पे वी शेप, या फिर इसको हम एंगुलर या फिर बेंट शेप भी बोलते हैं। तो आप समझ पा रहे हो कि ये जो शेप आता है कहाँ से आता है। एक्चुअली में जो आपको ये जियोमेट्री आना चाहिए, जियोमेट्री आ रहा था आप आसानी से इसको जो है कैलकुलेट कर पाओगे। अब देखो यहाँ पे 5 है, 5 को क्या बोलते हैं, 5 को बताते हैं कि 3 + हम 2 लिखते हैं, 2 को क्या बोलते हैं बाई पिरामिडल में ले जाते हैं, ऊपर नीचे बाई पिरामिडल लिख देते हैं, और 3 को क्या ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल जियोमेट्री तो हो गया। अब मान लो यहाँ पे है, यहाँ पर देखो 4 + 1, यहाँ पे लोन पेयर जैसे ही आया, एक लोन पेयर हम यहाँ पे करेंगे। हम क्या बता रहे थे कि मैक्सिमम एंगल पे ले जाते हैं। तो यहाँ पे देखो यहाँ पर भी हम लोन पेयर, कई लोग पूछेंगे क्यों नहीं यहाँ पर रखें, तो देखो यहाँ से यहाँ के बीच का एंगल जो होता है 120 डिग्री होता है, मैं पिछले बताया था याद करने के लिए। और यहाँ से यहाँ का कितना होता है 90 डिग्री। तो मैक्सिमम एंगल पे हमेशा लोन पेयर रहेगा। तो मैक्सिमम कहाँ से एंगल बन रहा है, यही वाला बन रहा है, तो यहीं पे बनेगा, यहाँ पर नहीं तो यहाँ पर नहीं तो यहाँ पर कहीं आप रखेंगे, यहाँ पर ऊपर में नहीं रखेंगे। तो यहाँ पर मान लो लोन पेयर रख दिए। अब हमको क्या करना है, शेप के लिए लोन पेयर को भूल जाना है। शेप हमेशा देखने के लिए लोन पेयर भूल जाएंगे। लोन पेयर भूलते समय बताओ ये किस तरह से दिख रहा है आपको, झूला की तरह दिख रहा है, कुछ इस तरह से करें तो झूला की तरह दिख रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम सी-सॉ। ठीक है, सी-सॉ। अब देखो यहाँ पे क्या है, उसी कंडीशन में sp3, यहाँ पे देखो sp3 ही चल रहा है, यहाँ भी sp3 ही है, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड क्या है, यहाँ पे हम 3 बॉन्ड कर दिए हैं और लोन पेयर 2 कर दिए। लोन पेयर 2 का मतलब 2 हम लोन पेयर बना देंगे। अब लोन पेयर को क्या होना है, या इसका जियोमेट्री तो अभी भी TBP रहेगा, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। लेकिन शेप की बात करें तो शेप क्या हो जाएगा, आप देखो यहाँ पे शेप हम यहाँ पे बंद कर देते हैं इसको। अब यहाँ पे जैसे ही इसको बंद करोगे तो यहाँ पे किस तरह से दिख रहा है आपको, कुछ टी शेप का दिख रहा है। तो शेप क्या हो जाएगा आपका, टी शेप बोलते हैं या फिर बेंड टी शेप। बेंड क्यों बोलते हैं, देखो यहाँ पे जो लोन पेयर है थोड़ा सा रिपल्सन करेंगे, रिपल्स करके इसको थोड़ा सा इधर झुका देते हैं, लेकिन हम जनरली क्या है उसको टी शेप, टी की तरह दिखता है, इसलिए टी शेप बोल देते हैं या फिर बेंड टी शेप बोल देते हैं। आई होप कि आपको शेप समझ में आ रहा होगा कि आपको जियोमेट्री आ रहा है। अगर जैसे मान लो कि जो पहला हम पढ़े थे अभी, जैसे मान लो ये जियोमेट्री आपको याद है सही से, तो आपको कहीं भी यहाँ पर लोन पेयर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, आपको ये झूला की तरह दिखने लगेगा। यहाँ पे 2 में लोन पेयर लगा देंगे तो ये क्या, सॉरी यहाँ पे 2 में हम लोन पेयर लगा देंगे तो आपको ये टी की तरफ दिखने लगेगा। 3 में लोन, देखो 3 में लोन पेयर, यहाँ पे तीनों में लोन पेयर लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक लाइन की तरह दिखेगा। ये तीनों को हम भूल जाएंगे, लोन पेयर यहाँ लगाएं भूल जाएंगे सबको, तो ये किस तरह से दिखेगा, एक लीनियर लाइन की तरह दिखेगा। तो शेप भी क्या हो जाएगा, लीनियर। अभी देखो आगे एग्जाम्पल, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको रटने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। अब यहाँ पर देखो वही सेम sp3d है, इसके अंदर 2 बॉन्ड पेयर है, 3 लोन पेयर है। 3 लोन पेयर हमको पता है कि लोन पेयर मैक्सिमम एंगल पे जाते हैं, तो यही 120 वाला पे तीनों पे आ जाएंगे। तो अब हमको क्या करना है, लाल वाले हमको पता है कि हमको क्या होता है, लोन पेयर को भूल जाते हैं शेप देखते समय, केवल हम ज्योमेट्री में लोन पेयर को कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लोन पेयर को भूल जाएंगे। ये लाइन केवल काला वाला हमको दिखेगा, तो काला जो है किस तरह से दिख रहा है हमको, स्ट्रेट यानी लीनियर दिख रहा है, तो शेप भी क्या हो जाता है, लीनियर। तो ऐसे जो भी जिसके हाइब्रिडेशन sp3d आते हैं उसका शेप क्या हो जाता है, लीनियर हो जाता है, जिसके अंदर लोन पेयर है तब। ठीक,
अब देखो यहाँ पे जब 6 वाला है, 6 के अंदर जो 0 रहता है ऑक्टाहेड्रल, इसको भी हम ऑक्टाहेड्रल बोलेंगे। यानी लोन पेयर जब नहीं रहते हैं, 0 रहते हैं, तो ज्योमेट्री और शेप एक जैसे होंगे। जैसे ही एक लोन पेयर आ गया, लोन पेयर कहाँ जाएगा, मैक्सिमम एंगल पर जाएगा। तो देखो यहाँ से इन चारों के बीच में जो है जनरली नॉर्मल ये जो यहाँ पे स्क्वायर वाले पे हैं, इनके बीच में 90 डिग्री बनता है, लेकिन यहाँ से यहाँ भी 90 डिग्री बनता है, लेकिन आपस में जो है बहुत दूर रहते हैं, 180 डिग्री पे बनते हैं। इसलिए जो है हम लोन पेयर को यहाँ पे कहाँ भेज देते हैं, ऊपर और नीचे भेज देते हैं। ऊपर नीचे लोन पेयर भेज देते हैं। अब बताओ इसको हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे शेप देखते समय, नहीं करेंगे। अब इसको छिपा दोगे तो किस तरह से आपको कुछ बनेगा, ये इस तरह से बनेगा, और एक यहाँ पे है। तो कुछ समझ पा रहे हो आप किस तरह से बन रहा है। पिरामिड तो बन रहा है, किसके बेस पे बन रहा है, स्क्वायर के बेस पे बन रहा है। स्क्वायर पिरामिडल, बाई पिरामिडल नहीं बन रहा, नीचे की तरफ नहीं जा रहा है। देखो यहाँ पे नीचे वाला छिपा देंगे हम, केवल पिरामिड ऊपर की तरफ बन रहा है, तो स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा। उसी तरह से आप देखोगे यहाँ पे क्या है, बॉन्ड पेयर 4 हैं और 2 लोन पेयर हो जाएंगे। लोन पेयर 2 हो गए, मतलब एक ऊपर लोन पेयर एक नीचे पेयर लोन पेयर। तो जब हम लोन पेयर को कंसिडर ही नहीं करते हैं शेप पे, तो हमको दिखेगा नहीं। तो किस तरह से दिखेगा, केवल स्क्वायर और क्या दिखेगा, प्लेन, और एक प्लेन में हो जाएंगे, बिकॉज जो ऊपर और नीचे वाले तो खत्म हो गए यहाँ पे। उसी तरह से 7 वाले में भी है कि पेंटागोनल बाइपिरामिडल बोलते हैं जब लोन पेयर 0 रहता है। और जैसे ही एक आ गया तो क्या बोलेंगे, डिस्टोर्टेड, इसका नाम एक एक्स्ट्रा देते हैं, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। यानी ऑक्टाहेड्रल से थोड़ा सा झुक के हटने लगता है। एक्चुअली जो है ये जो ऑक्टाहेड्रल यानी पेंटागोनल एक्चुअली जो होने चाहिए थे, लेकिन ये ऑक्टागोनल यानी कि स्क्वायर के रूप में कोशिश करने लगता है आने का। यहाँ पे जो शेप ये साइड, इसी की वजह से ऑक्टाहेड्रल इसका नाम होता है। डिस्टोर्टेड यानी पूरा से नहीं है, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। जो कि शेप वाले जो कंसेप्ट आपको कंप्लीट हो गए होंगे। तो ये सारे चीज़ जो है आपको यहाँ पढ़ने थे हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, ठीक। अब देखिए ये सारी चीज़ हो गई। अब इसके बाद हम आगे क्या पढ़ना है, अब आगे देखते हैं नया। इसके बाद हम जो है डाइपोल मोमेंट देख लेते हैं, क्योंकि डाइपोल मोमेंट हाइब्रिडेशन के बाद जस्ट जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसी से हाइब्रिडेशन से ही जुड़ा हुआ पूरा चीज़ है डाइपोल मोमेंट। मैं ज़्यादा इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, बिकॉज डाइपोल मोमेंट से डायरेक्टली क्वेश्चन ही आपको करना है, रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। तो देखो डाइपोल मोमेंट क्या है, इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। और डाइपोल एक्चुअली मोमेंट, डाइपोल मोमेंट जब कैलकुलेट करते हैं तो डाइपोल मोमेंट क्वेश्चन क्या होता है, एक तो पूछा था कि डाइपोल मोमेंट किसके जो है डाइपोल मोमेंट जो होता है 0, और एक होता है डाइपोल मोमेंट किसके 0 नहीं है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि डाइपोल मोमेंट जो 0 होते हैं वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के, जो मॉलिक्यूल्स पोलर नहीं होते उनके जो है डाइपोल मोमेंट के कैसे होते हैं, 0 होते हैं। और डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होते किसके, पोलर मॉलिक्यूल्स के। अगर कोई पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर कंपाउंड्स हैं, तो क्या हो जाएंगे, उसके डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होंगे। बस ये 2 चीज़ आपको समझना है। अब सीधे एग्जाम्पल में क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो कहीं पर भी बॉन्ड पेयर और आई थिंक बॉन्ड पेयर और आपको जो लोन पेयर वाला जो पार्ट था वो आपको कैलकुलेट अब निकालना आ गया होगा। तो आप डायरेक्टली अब देखो क्या करेंगे, बॉन्ड पेयर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6 कुछ भी हो, यदि लोन पेयर इसके साथ 0 आता है, समझ रहे हो आप कि बॉन्ड पेयर कुछ भी हो, मतलब बॉन्ड आपके नंबर कुछ भी हो, अगर लोन पेयर उनके साथ 0 आ रहे हैं तो उस केस में आपका म्यू क्या होता है, 0 आएगा। म्यू 0 करने का मतलब डाइपोल जो आता है 0 आएगा। आपसे डायरेक्ट यही पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग है 0 डाइपोल मोमेंट। यही आपसे एग्जाम्पल डायरेक्ट यही मेजर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देखोगे BHU या फिर ICAR के क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं कि 0 किसके डाइपोल मोमेंट है इसमें, या फिर किसके 0 नहीं है। तो आपको सिंपल से यही चीज़ आपको कैलकुलेट करना है। म्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, ठीक। या फिर पूछ लेते हैं वही कि म्यू 0 यानी फिर नॉन पोलर यहाँ पे लिख देते हैं। डाइपोल 0 पूछे कौन सा इसमें से नॉन पोलर है, तो आपको सेम कैलकुलेट करना है। नॉन पोलर करने का मतलब कि आपसे पूछ रहा है कि म्यू किसके 0 हैं, वही, ठीक। तो अब याद रखना यहाँ पे कि जिसके भी लोन पेयर 0 रहेंगे, जिसमें लोन पेयर अगर 0 है मतलब उसका म्यू क्या होगा, 0 होगा। म्यू 0 खाने का मतलब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे। एक और है इसके साथ, अब इसके साथ एक और देखो यहाँ पे ये तो हो गए मतलब ये लोन पेयर 0 वाले। लेकिन यदि कहीं पे अगर ये आपका जो है बॉन्ड पेयर एंड यहाँ पे क्या करते हैं लोन पेयर, बॉन्ड पेयर अगर 2 आ जाता है और आपका लोन पेयर मान कितना हो जाएगा 2 3 5 3, यहाँ पे लोन पेयर जो आपका 3 आ जाता है, ठीक। और एक और है यहाँ पे कंडीशन हो जाएगा 4 2 4 और लोन पेयर हो जाएगा 2। तो इस केस में भी जो है आपका म्यू जो होता है 0 आता है। अब इसका मैं एग्जांपल समझाऊंगा अभी। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, बॉन्ड पेयर अगर 2 हैं, लोन पेयर अगर उनके अंदर 3 हैं, तो भी अगर उसका एग्जांपल मिलता था, आप बताना कि वो जो है मॉलिक्यूल नॉन पोलर यानी डाइपोल उसका 0 आएगा। अब इसका एग्जांपल देख लो। एग्जांपल जो हो जाएगा XeF2 XeF2 का स्ट्रक्चर बनाओगे आप तो कुछ देखो इस तरह से बनेगा XeF2। अब जाने छोड़ो उतना, मतलब XeF2 इसको क्या करेंगे, हम स्ट्रक्चर बनाते हैं डाइपोल के लिए, स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो लोन पेयर और लोन पेयर आ जाएगा, और F यहाँ पे चला जाएगा और F यहाँ पे चला जाएगा। ये तीनों एक दूसरे को काट लेंगे, और ये एक दो क्या है, F और F एक दूसरे को काट लेंगे, यानी नेट 0 क्या हो जाएगा, डाइपोल क्या हो जाता है 0। अब डाइपोल देखो एक्चुअली डिनोट भी किसी तरह से हम करें। डाइपोल आपको पता होगा कि 2 एटम्स हैं, मान लीजिए A हैं, और एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ जो है उसका हम साइन बनाते हैं लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, यानी उसके इलेक्ट्रॉन्स को कुछ अपने तरफ से खींचता है एक तरह से, डायरेक्शन एक तरह से। Q × A जो डाइपोल मोमेंट पढ़ते हैं यहाँ पे, Q × D, सॉरी डाइपोल मोमेंट जो Q चार्ज
इंटू डिस्टेंस, ये फार्मूला है इसका, चार्ज इंटू डिस्टेंस। तो ये जो डायरेक्शन भी इसका होता है, डायरेक्शन में ये है एक तरह से, डायरेक्शन किधर होता है, मोर ईएन की तरफ होता है। तो मोर ईएन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फ्लोरीन थे तो फ्लोरीन इस साइड में खींच रहा था और ये फ्लोरीन इस साइड में खींच रहा था, तो नेट क्या हो जाएगा 0। और लोन पेयर भी अपने साइड में खींचते हैं, तो तीनों ही खींच रहे थे, तो तीनों क्या कर देंगे, दूसरे को कैंसिल कर देंगे, 120 डिग्री पे है। तो आपको जो है इसके लिए वेक्टर थोड़ा सा आना चाहिए, तो आप कैलकुलेट कर लोगे या फिर लोन पे डायरेक्टली गिन के भी आप कर पाओगे। तो आई होप कि यहाँ पे समझ में आ गया। और 4-2 वाला का एग्जाम्पल हो जाएगा XCF4, ठीक है। अब XCF4 वाला में भी आपको सिंपल सा क्या करना है, इस तरह से होगा F F F F और यहाँ पे सेंटर में X आ जाएगा और यहाँ पे 2 लोन पेयर आ जाएंगे आपके। तो आप देखो एक दूसरे को ये कैंसिल कर देंगे और ये चारों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो नेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी म्यू 0। तो आपको 2 एक्सेप्ट, मतलब ये थोड़ा सा है यहाँ पे जनरली। एक तो हो गया लोन पेयर जिसके अंदर 0 सीधे आंख मूंद के आप लोन पेयर देखना, उसके अंदर कितने लोन पेयर आपको आई थिंक कैलकुलेट करना, तो आप आ गया होगा हाइब्रिडेशन के बाद, इसलिए मैं आपको पहले बता दिया था वो कैलकुलेट करना। यहाँ पे भी आपको लोन पेयर का मान लो गिनना है, या फिर XCF4 के अंदर मान लो लोन पेयर गिनना है, तो किस तरह से गिनोगे। आई होप कि आपको अब तो समझ में आ गया होगा कि किस तरह से करना है। तो लोन पेयर जो है गिनोगे, और यहाँ पे जो लोन पेयर 0 है तो आपका म्यू 0 हो जाएगा। अगर लोन पेयर है भी तो देखोगे आपके ये कंडीशन दोनों तो नहीं है, बस यही 2 कंडीशन आपको चेक करना है। ये दोनों कंडीशन होंगे अगर, तो वहाँ पे जो है म्यू यहाँ पे भी 0 हो जाता है, बाकी सभी जगह पे म्यू आपके जो है 0 नहीं होता है। तो यहाँ पे म्यू आपका क्या हो जाएगा 0, बाकी जगह पे नहीं होंगे। यानी डायपोल, बस यही आपसे पूछा जाता है कि डायपोल किसके अंदर है किसके अंदर है, यानी कौन पोलर है कौन से पोलर नहीं है। ये क्वेश्चन आपके पहला क्वेश्चन हो गया, इस तरह से पूछे जाते हैं। अब इसके बाद देखो ये तो हो गया। अब हम यहाँ से यहाँ पे देखते हैं, अब इसका एग्जाम्पल सीधे करते हैं। अब देखो I3 माइनस, हम ये एग्जाम्पल बहुत ले रहे हैं बिकॉज ये सब थोड़ा सा, ये सब आप कर लोगे तो बाकी सिंपल वाले सारे कर लोगे। इसको क्या लिखते हैं, I2 माइनस की तरह करेंगे। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं 2 सिग्मा लिख देंगे डायरेक्ट, जितने सराउंडिंग टर्म होते हैं उससे सिग्मा लिख देते हैं। प्लस क्या करेंगे यहाँ पे लोन पेयर गिनने के लिए क्या करते हैं 7 माइनस हम ब्रैकेट में डालते थे, और यहाँ पे क्या करते थे, यहाँ पे अब देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपको डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेना है यार। देखो यहाँ पे कुछ नहीं, 6 इलेक्ट्रॉन आपके आ जाएंगे। यहाँ पे हम कैलकुलेट कर ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। यहाँ पे तो क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कर लेंगे, तो यहाँ पे 6 यानी 3 लोन पेयर हो जाएगा। 3 क्या हो जाएगा आपका लोन पेयर, पहले कैलकुलेट कर चुके थे 3 लोन पेयर थे, 2 और 3। अब देखो कौन सा कंडीशन हो गया 2+3 वाला कंडीशन आ गया, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा म्यू इसका 0 हो जाएगा, यानी ये कौन सा कंपाउंड है, नॉन पोलर कंपाउंड है। इस तरह से डायरेक्टली अब ये सब कैलकुलेट आप कर लेना बहुत जल्दी से, आसानी से। सिग्मा प्लस लोन पे डायरेक्ट निकालना, कोई भी आपको कंपाउंड मिले वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। अब एक और देख लो यहाँ पे PCl, हम जो वहाँ पे देख रहे थे पीछे में देखे थे PCl क्या था वहाँ पे, PCl यहाँ पे देखो PCl4+ था ना, इसको देख रहे थे PCl4+। अब इसके अंदर कैलकुलेट करना, मान लो यहाँ पे PCl4, हम क्या करते हैं डायरेक्टली जितने सराउंडिंग घटक होते हैं सिग्मा लिखते हैं, 4 सिग्मा प्लस। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे प्लस कर दिए। अब इसके अंदर क्या आता है लोन पेयर, अब लोन पेयर तो यहाँ पे 0 आएगा, लोन पेयर आएगा, आप कैलकुलेट करके देख लो। लोन पेयर क्या आता है 0 आ जाएगा, 5 में से वहाँ पे 5 यहाँ पे था, प्लस चार्ज की यहाँ पे प्लस एक डायरेक्टली वहाँ पे माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 में से क्या होता है सराउंडिंग घटक को घटा देते हैं, 4 कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पे जो है 4 - 4 0, तो 0 लोन पेयर, यानी कि 4 सिग्मा 0 लोन पेयर यहाँ पे आ गए। अब देखो यहाँ पे कौन सा कंडीशन है 4 सिग्मा 0 लोन पेयर, 0 जैसे ही आ गया तो हम पढ़े थे क्या 0 वाले जितने भी 0 लोन पेयर वाले आएंगे तो क्या होते हैं वो म्यू उनका क्या होता है 0 होता है, यानी ये नॉन पोलर होते हैं। तो डायरेक्टली आप बताओगे नॉन पोलर होते हैं ये कंपाउंड्स। तो आप आसानी से इस तरह से जो क्वेश्चन कोई भी आएंगे आप बता पाओगे कि कौन सा पोलर है कौन सा नॉन पोलर है। ठीक, अब कुछ हम एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर जो पूछे जाते हैं जनरली ट्रेंड के अंदर, उनसे सब इंपॉर्टेंट जो होते हैं, इंपॉर्टेंट आप मान के चलो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं। अब देखो इसके अंदर ट्रेंड्स एक्चुअली पूछे हैं NH3। अब यहाँ पर मान लो पूछ दी जाए क्योंकि इसके तरह हाइब्रिडेशन भी सेम हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर हो गया NH3 एंड NF3। अब इनसे पूछा जाए कि बताओ कि किसका डाइपोल ज़्यादा है किसका कम है। तो ऐसे में क्या करोगे आप, देखो सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाओ इनके, NHHH और यहाँ पे जो होगा लोन पेयर, N लोन पेयर, FFF। ठीक है, हो गया। और हमको पता है कि स्ट्रक्चर NHHH मोर इन की तरफ हम शेप बनाते हैं, इधर जाएगा ये जो डाइपोल इधर कुछ खींचेगा और ये भी इधर खींचेगा। हमको पता है कि लो एन से हाई एन की तरफ जाता है। यहाँ पे फ्लोरीन ज़्यादा आई है ना, तो ये किधर खींचेगा, इधर खींचेगा, और लोन पेयर इधर खींचेगा। ये इसमें देखो सारे एक ऑपोजिट ही जा रहे हैं, ऑपोजिट जा रहे हैं, तो इसका जो है नेट क्या होगा, नेट फोर्स एक तरह से जो है वेक्टर आप सोल्व करते होंगे, तो ये भी इधर सपोर्ट कर रहा है, ये सारे भी सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब इसका क्या हो जाएगा म्यू ज़्यादा हो जाएगा। इसके अंदर क्या हो रहा है, ये सब एक दूसरे को काट रहे हैं, सब बाहर भाग रहे हैं, ये काट रहे हैं, इसलिए जो है यहाँ पे देखोगे कि म्यू क्या हो जाएगा, डाइपोल जो होता है NH3 का ज़्यादा होता है NF3 से। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं सब एग्जाम में। तो आपको जो है वहाँ पे आपको एग्जाम्पल बस याद रखना होगा कि EN आपको चेक करके उनका शेप बना देना सही से। शेप बनाने आएगा तो आप आसानी से बना पाओगे। शेप करने का मतलब कि हाई EN की तरफ जो उसका एरो बना देना है, और लोन पेयर हमेशा जो बाहर की तरफ भागता है, मतलब दूर भागता है, तो ये याद रखना। ठीक, अब देखो इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। CH जो है 3Cl
फिर CH3F। अब इसके अंदर सेम चीज़ वही है, क्लोरीन फ्लोरीन वाला हो गया। तो आप कंपेयर करो, यहाँ पे एक F रख दो, यहाँ पे H, यहाँ पे C रखो, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जो है Cl रख दो और यहाँ पे F रख दो, H। अब यहाँ पे बताओ सेम, बताओ क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, दोनों ही खींच रहे हैं। और ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। ठीक है, अब इस केस में देखो, अब यहाँ पे पूछा जाए आपसे तो कि कौन सा जो है ज़्यादा, मतलब यहाँ पे ये सॉरी क्या बोलते हैं यहाँ पे मतलब खींचेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या करते हैं डाइपोल के लिए, अभी बताया था Q इंटू डी करते हैं, Q चार्ज इंटू डी। ठीक है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बताओ किस में ज़्यादा है, क्लोरीन जो है बड़ा होने की वजह से क्या हो जाएगा, इसके अंदर जो है डिस्टेंस क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, और ज़्यादा होने की वजह से जो इसका डाइपोल जो होता है ज़्यादा हो जाता है। तो ये एक्सेप्शंस टाइप के मान, एक्सेप्शंस बोले या फिर स्पेशल तरह के मान हो, एक्सेप्शंस नहीं बोलेंगे, स्पेशल क्वेश्चन होते हैं, ये डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो ये सब डायरेक्टली आप याद रखना। इसके बाद डायरेक्टली मैं कुछ आपको बता देता हूँ, डायरेक्टली याद रखना। CD जो होता है 3F होता है, मतलब 4 हो जाएगा, CD3 और CH3F हाइड्रोजन, और यहाँ पे डी, मतलब दोनों आइसोटोप अगर यूज करते हैं तो यहाँ पर डी वाला जो होता है ज़्यादा होता है, बिकॉज जल्दी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देने का इसके पास होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन जल्दी मोर पॉजिटिव होता है इसकी वजह से। ठीक, अब इसके बाद एग्जाम्पल हम देखते हैं। हाँ, एक जो है यहाँ पे बहुत ही एग्जाम्पल है, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या होता है, बेंड रूल यहाँ पे यूज करेंगे हम। PCl3, ये एग्जाम्पल आप किए होंगे, PCl3 एंड PF2Cl3, इन दोनों कौन सा, देखो इसके लिए किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। बेंड रूल क्या बोलता है कि मोर ईएन वाले जो एटम्स होंगे वो कहाँ जाएंगे, वो वर्टिकल जाएंगे, ऊपर की तरफ, मतलब उनको रखते हैं हम। ठीक है, तो मैं बताओ, यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाए हम, P लिख दिए, Cl, इस तरह से हो गया, और यहाँ पे क्या है F, क्योंकि मोर वर्टिकल वाला को कहाँ भेजेंगे, ऊपर भेजेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्या है, P लिख दिए, सॉरी यहाँ पे जो है ट्राइंगल बनाएंगे यार, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे मोर, पहले हम सबसे पहले मोर जो ईएन होता है उसको हम ऊपर रखते हैं। अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे जो है सॉरी यहाँ पे क्या होता था, दो सॉरी यहाँ पे जो है P2FCl है ना। हाँ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी यार यहाँ पे मैं बोलूँ कहाँ गलत हो रहा है, PF3 हो जाएगा यहाँ पे, और Cl2 हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे देखो 2 F यहाँ पे आ गए और एक F यहाँ पे आ जाएगा, और Cl और Cl। यहाँ पे देखो Cl तीनों क्या कर रहे थे, एक प्लेन में आ रहे थे, काट दे रहे थे, और ये भी दूसरे को क्या कर रहे थे, कट कर देते थे। नेट में यहाँ पे क्या जीरो हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पे देखोगे कि F तो कट कर देंगे, लेकिन यहाँ पे Cl और यहाँ पे F आ जाएगा, तीनों सेम होते तो कट कर देते, लेकिन यहाँ पे कट नहीं करते। नेट यहाँ पे क्या होता है, म्यू जीरो नहीं होता है, जिसकी वजह से जो अगर आपसे पूछा जाता है यहाँ पे जो है ये वाला जो होता है ज़्यादा हो जाता है, यानी इसका जो है ज़्यादा हो जाता है म्यू। तो ये सब सारे एग्जांपल से आपको आई थिंक केवल रिवीजन हो रहा था, आपको पता होगा इस एग्जांपल को आप रिवाइज कर देना। बेंड रूल से यहाँ पे लगते हैं, बेंड रूल के हिसाब से जो है मोरियन वाला को ऊपर ले जाते हैं, तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, आप डायरेक्टली यहाँ पे बता सकते हो। अब इसके बाद एक सिंपल सा जो है बेंजीन वाले रिंग वाले क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे बेंजीन वाले रिंग क्वेश्चन क्या होते हैं, जनरली जो यहाँ पे ये रहता है, ये हो गया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन और OH लिखा रहता है। अब डायरेक्टली OH लिखी तो आप क्या करोगे, OH लिख दे तो बोलोगे कि तो दोनों एक दूसरे को काट दे रहे हैं, तो नेट जीरो होना चाहिए, लेकिन नेट जीरो नहीं होता। देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर सही से बनाओगे तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कुछ इस तरह से रुका रहता है, O और एक हाइड्रोजन यहाँ पे इस तरह से लिखा रहता है। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, एक ये हो जाएगा, एक स्ट्रक्चर क्या बन सकता है, OH, O और H, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बन सकता है। अब इसके अंदर देखो ये स्ट्रक्चर तो होता नहीं है, एक्चुअली ये दोनों स्ट्रक्चर होते हैं। अब यहाँ पर क्या करता है, ये ऑक्सीजन ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। लेकिन हाइड्रोजन देखोगे, हाइड्रोजन इस तरह से आ रहा है और ये इधर आ रहा है, तो ये दोनों तक से क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे देखोगे हाइड्रोजन क्या हो रहा है, हाइड्रोजन से ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आ रहा है, लेकिन यहाँ भी इस तरह से आ रहा है, तो दोनों एक दूसरे क्या कर रहे हैं, कट नहीं कर पा रहे हैं, इस तरह से आ रहा है। तो ये क्या करेंगे, एक साथ जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पे जो है मोर ईएन हो जाता है। तो ये जो इसका सॉरी ईएन नहीं, मोर म्यू जो होता है जीरो नहीं हो पाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है ये पोलर हो जाएगा, मोर पोलर बोल सकते हैं, फिर मोर डाइपोल यहाँ पे बोल सकते हैं इसको। ठीक, तो ये हो जाएगा एक, तो यहाँ पे एग्जाम्पल। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जाता है, डायरेक्ट सारे एग्जाम्पल्स ही हैं, ज़्यादा आपको समझ इसमें नहीं लगाना है। अब देखो मान लो यहाँ पे CN लिख दिया जाए, CN लिख दिया जाए, और SH लिख दिया जाए, और SH लिख दिया जाए, SH। ठीक, अब इसमें पूछा जाए कि कौन सा ज़्यादा डाइपोल होता है। देखो सिंपल से आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, इसको भी OH वाला ले जाओ, यहाँ पे H लगाओ, यहाँ पे H लगाओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाइपोल इसका। अब देखोगे ये पोलर हो जाएगा, और यहाँ पे जो CN करोगे तो CN आपको पता है C ट्रिपल बॉन्ड N आता है, तो ये जो है स्ट्रेट लाइन में बन जाएगा यहाँ पे N, और यहाँ भी जो है इस तरह से बन जाएगा। तो क्या करेंगे, दूसरे को कट आउट कर देंगे, नेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू कट जाएगा, जीरो हो जाएगा, यहाँ पे जो है
पोलर हो जाएगा, ये पोलर है, मतलब यहाँ पे जो डाइपोल है, डाइपोल होने की वजह से जो है इसका ज़्यादा हो जाएगा। डायरेक्टली जो है ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप आई होप कि ये सब डाइपोल वाले क्वेश्चन जो है आप आसानी से कर पाओगे। तो ये सबसे जो यहाँ तो जो थे आपको डाइपोल हो गए, हाइब्रिडेशन डाइपोल हो गए। अब हम इसके बाद बात करेंगे यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर के। बॉन्ड ऑर्डर के भी ट्रिक्स हम यहाँ पे देखेंगे बहुत ही आसानी से, जो किस तरह से क्वेश्चन देते हैं। इसके अंदर देखो क्या क्या होता है, पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किसके अंदर है, और जो है फिर बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने को देते हैं। फिर बॉन्ड ऑर्डर के बेसिस पे जो आपसे स्ट्रेंथ बॉन्ड ऑर्डर का, लेंथ, ये सब सारी चीज़ें जो आपसे पूछे जाते हैं जनरली इसके अंदर। तो ये अगर एक चीज़ आपको आता है तो सारी चीज़ लगभग आप बता पाओगे। तो चलो हम देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ने हैं। सो बॉन्ड ऑर्डर में जो है देखो दो चीज़ें, एक तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं, न्यूट्रल, एक चार्ज मॉलिक्यूल। जनरली जो है रेजोनेंस की मदद से करते हैं, लेकिन यहाँ पे अपन ट्रिक देखेंगे ताकि आसानी से कर पाओ, ज़्यादा रेजोनेंस के चक्कर में नहीं जाना पड़ेगा। और भी इसके अंदर जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के अंदर भी आप देखोगे कि सिग्मा 1 सिग्मा स्टार हम करके करते हैं, तो वो भी चीज़ें नहीं करना। मैं आपको सारी चीज़ों को ट्रिक बता दूंगा, तो बहुत आसानी से कर पाओगे। तो न्यूट्रल एटम के अंदर क्या होता है, C सिंगल बॉन्ड होता है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका 1, ठीक है, 1 हो जाएगा। डबल बॉन्ड है तो 2 हो जाएगा डायरेक्टली, 3 बॉन्ड है तो क्या होगा, डायरेक्टली 3 बोल दोगे। लेकिन अब हम ट्रिक्स की बात करते हैं, से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 10 इलेक्ट्रॉन से लेकर 18 इलेक्ट्रॉन के बीच में अगर रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, डायरेक्टली आपको गिन सकते हो आप, तो उसको किस तरह से आप सॉल्व करोगे। आप सीधे सिंपल से आप ट्रिक पर सीधे चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज अपने को जो है क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पर देखो ट्रिक सीधे क्या है, सबसे पहले 14 को लिखना है। 14 को हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, 14 जैसे आएगा इसको बॉन्ड ऑर्डर जो है 3 हो जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे 14 के बाद 13 लिखो, यहाँ पे 12, 11, 10। अब यहाँ से 0.5 घटाते जाना, ऊपर भी नीचे भी। अब यहाँ पे घटाओ 2.5, तो 13 इलेक्ट्रॉन्स अगर रहेंगे तुम्हारे पास तो क्या बताओ 2.5, यहाँ पे 2.0, यहाँ पे 1.5, और 10 पे क्या हो जाएगा 1। सेम यहाँ पे जो है 2.5 हो जाएगा, 2.0 हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या जाएगा 15, 16, 17, 18। तो इतने अगर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं तो आप डायरेक्टली ये चीज़ रख सकते हो। मतलब डायरेक्टली आपके पास अगर बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाए, जैसे मान लो कि अब कुछ भी से पूछा जाए कि N2 में कितने हो जाए टोटल इलेक्ट्रॉन, 14 हो गए। 14 क्या होता है, 14 देखिए 14 खाने का मतलब क्या है, 14 कहाँ आ रहा है 3, यानी 3 यहाँ पे जो है आपका क्या हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर है। तो N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ डायरेक्टली आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन गिनना है और डायरेक्टली आपको बता देना है यहाँ पे। अब जैसे N2 हो गया, अब हम बात करें यहाँ पे का O2 ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 16 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब 16 इलेक्ट्रॉन खाने के मतलब 16 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे देखो 2, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा यहाँ पे 2। तो यह कहने का मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन का रेंज यहाँ से 10 से 18 के बीच में आता है तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली कुछ आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप क्या करोगे, सिंपल सा यही जो इनके 14 लिखना, 14 से जो ऊपर घटा देना 0.5 से यहाँ पे नीचे, और जो आएंगे उसका बॉन्ड ऑर्डर आप डायरेक्टली लिख देना यहाँ पे, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर के लिए ज़्यादा समय करने की जरूरत नहीं है, आपके एग्जाम्पल्स आपको मैं कोशिश करा दूंगा, उससे भी पता चल जाएगा। तो ये हो गया। अब देखो इसके अंदर जो है और दूसरा क्या पूछता है, पैरामैग्नेटिक कौन सा कंपाउंड जो है पैरामैग्नेटिक कौन सा नहीं है। ये क्वेश्चन पिछले साल भी पूछा गया था, बहुत सारे एग्जाम बहुत सारे जगहों में पूछा था, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। ये दो चीज़ आपको किस तरह से कैलकुलेट करना है। अब देखो पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक कहने का मतलब क्या है, यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, सारी चीज़ आप समझते जाना, लिखते जाना साथ के साथ। ऑड आते हैं, ऑड आने के मतलब पारा बोलेंगे उसको पैरामैग्नेटिक, एंड इवन आते हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम, डायमैग्नेटिक, ठीक है। पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक, ऑर्डर आएगा तो पैरामैग्नेटिक, डाइड आएगा, इवन आएगा तो इवन करने का मतलब कि अगर 2 से मल्टीपल में आएगा तो उसको डायमैग्नेटिक कहेंगे। जैसे 16 हो गया तो क्या कहेंगे, डायमैग्नेटिक, मतलब ये इवन हो गया। तो अब देखो इसके अंदर जो है केवल 2 जगह पे जो है आपको एक्सेप्शन है इसके, 10 एंड 16। 10 एंड 16 क्या है, इवन है लेकिन फिर भी पैरामैग्नेटिक होते हैं। तो आप ये 2 चीज़ याद रखोगे कि अगर 10 एंड 16 कहीं आते हैं, 10 वाला और 16 वाला, तो एक्चुअली होना क्या चाहिए था इनको डायमैग्नेटिक, लेकिन होते क्या है पैरामैग्नेटिक। बाकी सभी जगह ये पूरा जो है रूल लागू हो जाएगा। तो आप जो है पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक इसके बाद कैलकुलेट करने को आएगा, तो इन्हीं रेंज से जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो आप डायरेक्टली आप बता देना कि पैरामैग्नेटिक कौन सा डायमैग्नेटिक है, ठीक। अब हम बात करते हैं कि मान लो 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स है, तो 8 या 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स है, उस केस में क्या करेंगे, उस केस में सिंपल सा है BA आपको याद रखना, ये एक ट्रिक है, BA यूज करना। बी का मतलब होता है बॉन्डिंग
एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। ये सिंपल सा चीज़ आपको याद करना है। और यहाँ पे जो है बॉन्ड ऑर्डर किस तरह से कैलकुलेट करोगे, इसका भी फॉर्मूला लिखते जाओ। इसके साथ साथ अपने बॉन्ड ऑर्डर क्या करोगे, एन बी माइनस एन ए, बी वन मतलब क्या है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे एन के मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। आप आई क्या करोगे 2 से डिवाइड कर दोगे। ये जो है आपका आपको यूज करना है 8 से कम वालों में, ठीक। अब यहाँ पे देखो, अब इसका एग्जाम्पल के साथ ही हम करेंगे तो एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब देखो मान लो आपके सामने क्या है H2 है। H2 कहने का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स है आपके पास, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स कहने का मतलब सबसे पहले क्या करोगे आप, बी ए कहने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स को आपको भरना है। बी ये 4 डब्बे हैं एक तरह से मान लो, एक हो गया बी ए, ठीक। सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन सबके अंदर भरते जाना है। तो जैसे यहाँ पे मान लो कि कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले तो इसी में भर जाएगा। हमें एंटी बॉन्डिंग में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ा, तो क्या हो गया बॉन्डिंग 2 भर गया। अब हमको बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, एन बी माइनस एन ए बाई 2। अब बी में कितना आ गया 2, नॉन बॉन्डिंग में तो इलेक्ट्रॉन गया ही नहीं, एंटी बॉन्डिंग में तो गया ही नहीं, एंटी बॉन्डिंग में तो माइनस 0/2 कितना हो जाएगा 1, यानी बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा H2 के अंदर 1। तो आई होप यहाँ तक आप समझ जाएंगे बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब इसके बाद जो है कैलकुलेट, अब देखो अब यहाँ पे प्रॉब्लम है, मान लो H2 प्लस हो जाए या फिर H2 माइनस हो जाए। अब फिर पूछे बताओ इसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर क्या है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या करोगे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन गिनोगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना है इसके अंदर, तो 1 है, ठीक। इसके अंदर कितना है 2 + 1, 3 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको फिट करो बाबा वाला डब्बा में पुट करना है, इसको क्या करना है फिट करना है, बी ए। यहाँ पे क्या है एक तो डायरेक्ट इसी में बॉन्डिंग में ही आ जाएगा, लेकिन H2 वाले केस में यहाँ पर क्या है H2 प्लस है, H2 माइनस वाले केस में देखो क्या हो जाएगा, 4 डब्बे हो गए बी ए, ठीक। अब यहाँ पे H2 माइनस में क्या है 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो पहले तो 2 भर देंगे। अब एक कहाँ इसके अंदर चला जाएगा, एंटी बॉन्डिंग में चला जाएगा। तो अब कैलकुलेट कर लो बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, एन बी यानी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंग कितना है 1 था इसके अंदर, माइनस एंटी में 0 था, /2 कर दो कितना हो जाएगा 1/2 यानी 0.5 हो जाएगा। ये किसका था H2 प्लस का, और यहाँ पे H2 माइनस का करें तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, टोटल कितने बॉन्डिंग में 2, एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 1 आ गया यहाँ पे, /2 करेंगे, यहाँ भी क्या हो गया 0.5, दोनों का क्या आ गया 0.5। तो H2 प्लस का भी बॉन्ड ऑर्डर और H2 माइनस का भी बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है सेम होता है। एग्जाम में कोई पूछ दिया जाए तब बताओगे कि हाँ सेम होता है। तो इस तरह से आप बॉन्डिंग ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हो, बॉन्डिंग, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हो। अब इससे रिलेटेड देखो क्या चीज़ है, बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनते हैं। और इसके अंदर देखो बॉन्ड ऑर्डर जैसे ही तुम कैलकुलेट कर पाते हो तो फिर स्टेबिलिटी, ये चीज़ लिख लेना है, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। स्टेबिलिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर के, यानी कि किसी का बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है वो ज़्यादा स्टेबल है। और तुम्हारे दिमाग में आएगा कि अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाता है उस केस में क्या करेंगे। तो यदि बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाए, बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाए तो हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे जो है आप देखोगे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑर्बिटल इज स्टेबल। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन आपके बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाता है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाता है तो वो मोर स्टेबल होता है। अगर एक में मान लो बॉन्डिंग में जा रहा है, एक एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग कैसे पता चलेगा, वही बाबा वाला जो था बी ए। अब यहाँ पर देखो स्टेबिलिटी की बात हो रहा था, देखो H2 1 आ रहा था, H2 प्लस का 0.5 आ रहा था, H2 माइनस का 0.5 आ रहा था। तो सबसे पहले हमको स्टेबिलिटी बताना है। स्टेबिलिटी में हम क्या बताते हैं, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये हो गया। अब इन दोनों में कन्फ्यूजन हो गया कि दोनों को बराबर हैं, तो हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि किसका बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जा रहा था बॉन्डिंग में। देखो इसका जो इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा था बॉन्डिंग में, हमें आगे से कोई मतलब नहीं, बॉन्डिंग में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल में गया है H2 प्लस का, और इसका एंटी बॉन्डिंग में गया है। एंटी बॉन्डिंग में जाने का मतलब हम क्या पढ़े थे अभी कि बॉन्डिंग में जिसका जाता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है अगर सेम बॉन्ड ऑर्डर आ गए। इसका कहाँ गया था बॉन्डिंग वाले में गया था, तो बॉन्डिंग में जाने का मतलब जो है क्या हो गया, आप स्टेबिलिटी लिखें तो H2 ग्रेटर देन H2 प्लस ग्रेटर देन H2 माइनस। तो बॉन्ड ऑर्डर जो है कुछ इस तरह से आपको बॉन्ड ऑर्डर हो गया। और स्टेबिलिटी का भी ऑर्डर ये हो गया, मतलब ज़्यादा स्टेबल सबसे ज़्यादा ये है, फिर प्लस वाला स्टेबल है, फिर माइनस वाला स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी भी आप बता सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर के बेसिस पे, ठीक। अब हम यहाँ पे चलते हैं और भी जो है, एक तो ये टेबल आपको याद रखना है बॉन्ड ऑर्डर वाला। बॉन्ड ऑर्डर जो होता है, स्टेबिलिटी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर के। अब यहाँ पे देखो बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। आगे हम पढ़ेंगे बॉन्ड लेंथ जो होता है बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, डायरेक्टली वहीं पे पूछ दिया जाए
यहीं पे कि बताइए कि बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा, तो बॉन्ड लेंथ का जस्ट ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, बिकॉज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये बॉन्ड लेंथ का अगर यहाँ पूछ दिया जाता है कि बताइए बॉन्ड लेंथ, आप वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। बॉन्ड लेंथ करते समय आपको बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लेना है। तो इस तरह के क्वेश्चन से आपसे यहाँ पे पूछे जाते हैं। आई होप कि ये जो पॉइंट्स आपको याद रखेगा दोनों, स्टेबिलिटी और ये बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड लेंथ वाला है। तो ये सब सारी चीज़ हो गए। अब यहाँ पे देखो ऑड इलेक्ट्रॉन, हम ये सब सारी चीज़ पढ़ गए। यहाँ पे इवन वाला ये बॉन्ड ऑर्डर हो गया। अब हमारे पास क्या है, हम क्या पढ़ रहे थे, चार्ज जो है तो पॉलीएटॉमिक जो एटम थे, जिससे रेजोनेंस जिसको में रेजोनेंस की मदद से हम बता पा रहे थे, उन क्वेश्चन को हम अभी देखने वाले हैं। यानी चार्ज मॉलिक्यूल जो बात कर रहे थे, यहाँ भी चार्ज था H2-, लेकिन जो है जिसमें ज़्यादा जिससे रेजोनेंस होने लगता है उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। चार्ज मॉलिक्यूल्स होते थे, उनके अंदर आप बॉन्ड ऑर्डर किस तरह से निकालोगे, बिकॉज क्वेश्चन आते हैं CO3- में निकालिए, PO4- पे निकालिए कितना होता है, PO4- -3 मान लो होता है। तो यहाँ पूछा है कि बताइए बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है। तो ऐसे केस में जो है रेजोनेंस होमो स्ट्रक्चर बना के जनरली निकालते हैं, CO3- तो अब यहाँ पे जो है आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। मान लो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने में कुछ गलतियाँ हुई तो फिर कैसे करोगे, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला लिख लो यहाँ पे किस तरह से उनको बनाना है। देखो बॉन्ड ऑर्डर हो गया। अब क्या करोगे यहाँ पे, वैलेंसी, आप देखो वैलेंसी है, वैलेंस नहीं है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है, वैलेंसी ऑफ, आपको जो है हाइब्रिडाइजेशन वाला से कंफ्यूज नहीं होना है, सराउंडिंग एटम। सराउंडिंग एटम यहाँ पे देखो वैलेंसी लिखना है सराउंडिंग एटम का जो घेरे हुए हैं इलेक्ट्रॉन एटम्स, प्लस चार्ज ऑन कंपाउंड, पूरे कंपाउंड पे जो चार्ज है, अपॉन नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम। बस आपको यही करना है। क्या है यहाँ पे, वैलेंसी ऑफ सराउंडिंग एटम, वैलेंसी लिखना है सराउंडिंग एटम्स के, प्लस चार्ज लिखना है पूरे कंपाउंड का, अपन उसको डिवाइड कर देना है कितने सराउंडिंग एटम्स हैं। और देखो इसका एग्जांपल सिंपल से समझ लो, एग्जांपल करोगे तो देखो सारा कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। ये बस याद रखना आपको, बॉन्ड ऑर्डर निकालते समय जब भी ऐसे मिलेगा इसके अंदर रेजोनेंस जैसे हो रहा है। अब मान लो PO4- है आपके सामने, सॉरी PO4- है। अब ये इस पर क्या करना, वैलेंसी ऑफ सराउंडिंग एटम, सराउंडिंग एटम कौन सा है यहाँ पे, अब देखो सराउंडिंग एटम आपको पहचान में आना चाहिए। PO4 के ऊपर ऑक्सीजन जो सराउंडिंग एटम है, ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है आपको 6 यहाँ पर नहीं बताना है, बिकॉज वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वैलेंसी पूछ रहा है, वैलेंसी कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखोगे 2 प्लस, अब यहाँ पे जो याद रखना ब्रैकेट कर देना यहाँ पे, और यहाँ पे चार्ज ऑन कंपाउंड, कंपाउंड पे कौन सा चार्ज है -3, अपॉन में क्या करना नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स, नंबर ऑफ सराउंडिंग कितने एटम्स हैं, 4 हैं, 4 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 8 में से 3 घट गया, कितना 5/4 इतना हो जाएगा 1.25। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया 1.25। उसी तरह से और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो SO4- है, SO4- है। अब इसके केस में पूछा जाए तो वैलेंसी लिखेंगे, वैलेंसी किसका लिखते हैं सराउंडिंग एटम्स का, सराउंडिंग एटम का ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का वैलेंसी फिर से क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे ब्रैकेट, चार्ज लिखेंगे, टोटल कितना चार्ज है माइनस, और यहाँ पे टोटल सराउंडिंग एटम्स कितने हैं 4, 4 दूनी के 8 में से 2 घट के 6, मतलब 6/4, तो कितना हो जाएगा 1.5। तो आपको बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 1.5, यहाँ पे कितना 1.25। तो डायरेक्टली जो है यहाँ पे देख सकते हो कैलकुलेट कर पा रहे हो कि बॉन्ड ऑर्डर जो है कितना डायरेक्टली आप निकाल पा रहे हो। रेजोनेंस की जरूरत नहीं है, आपको रेजोनेंस नहीं भी आता तो डायरेक्टली जो है चार्ज वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं जिसके अंदर रेजोनेंस होता है, डायरेक्टली ये फॉर्मूला पेस्ट मतलब यूज करके आप जो है बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये हो गया बॉन्ड ऑर्डर, ये इससे रिलेटेड रिलेशंस हो गए, स्टेबिलिटी वाला हो गया। इसी के साथ ये जो सारे चीज़ें थे आपको बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड जो थे, अब नॉर्मली जो क्वेश्चन पूछे जाते थे वो हो गए। अब हम बात करते हैं इसके अंदर जो अनपेयर्ड एंड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो MOT से क्वेश्चन पूछे जाता है, अनपेयर्ड एंड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके अंदर, ये साल BHU के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था किसके अंदर अनपेयर्ड है पेयर्ड है। तो उसके लिए तो आपको पहला नंबर MOT आना चाहिए, मतलब कि σ1s2 σ*1s2, ये अगर आता है तो आप कर पाओगे, नहीं तो फिर बहुत सारी जगहों पर क्या होता है गलती हो जाता है। तो आपको वो सब जरूरत नहीं है, हम सीधे बता रहे हैं आपको ट्रिक आपको बताएंगे यहाँ पे भी, तो आपको ट्रिक की मदद से आप जो है एग्जाम के अंदर वैसे क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से कर पाओगे। अब देखो उसको कैसे करना है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको कॉलम बना लेना है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स अगर 14 के बराबर है, 14 से कम है तो इस कॉलम में रखना है आपको। अब 10 इलेक्ट्रॉन्स, अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखें, यहाँ पे एग्जाम्पल बनाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स वाले, और यहाँ पे देखो 16 इलेक्ट्रॉन्स वाले। अब देखो यहाँ पे करना क्या है सिंपल सा, और ये हो गया 14 इलेक्ट्रॉन्स वाले, और ये मान लो यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा वाले, मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन से हैं, जैसे 16 आ गया इसके अंदर। यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे 10 इलेक्ट्रॉन वाला एक, ताकि आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले जब भी मिलेगा इस तरह के आपको क्या करना है, 4 डब्बा नीचे से बना देना सीधे, वही BA बाबा वाला ही टाइप का है, ये भी 4 डब्बा बना देना आपको, कुछ भी कोई भी कंपाउंड हो 4 डब्बा बना दो यहाँ पे, ठीक।
4 डब्बा बना देंगे। अब उसके बाद क्या है, 14 इलेक्ट्रॉन या 14 से कम रहेंगे तो इसके अंदर एक ट्रिक आपको लिखना है 2 1 2 1, क्या 2 1 2 1, और 14 से ज़्यादा रहेंगे यहाँ पर क्या लिखना है 1 2 2 1, बस ये याद रखना है। 21 21 हो जाएगा, यहाँ पे 12 21 हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ों को आपको सबसे पहले लिख लेना है, उसके बाद बताते हैं। अब इसके बाद देखिए क्या करना है, इसके बाद अब 2 था यहाँ पे बस 2 डब्बा बनाइए, 1 था 1 डब्बा बनाइए, फिर 2 है 2 डब्बा बनाना है और फिर 1 डब्बा बनाना है। ठीक, इसके अंदर था 1 डब्बा फिर बनाइए, 2 फिर 2 और फिर 1 डब्बा। ये बस आप डब्बा एक्चुअली एग्जाम के अंदर बहुत आसानी से बना पाओगे, जो मैं समझा रहा हूँ इसलिए लग रहा है, नहीं तो बहुत आसान पड़ेगा। इसके साथ डब्बा बनाना है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर क्या लिखोगे, ये बॉन्डिंग है, एंटी बॉन्डिंग है बाबा वाला। ठीक, यहाँ पे लिखो, सॉरी यहाँ पे भी लिखो BA। अब देखो इसको करने के बाद क्या है, आपको सीधे क्या है, मतलब आगे बताऊंगा कि किस तरह से आपको फिल करना है इलेक्ट्रॉन्स को। अब जो भी इलेक्ट्रॉन्स आएगा आपको क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स भरते जाने हैं। आपको सीधे क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स भरते जाने हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हमको भरना है। अब मान लो यहाँ पे क्या है, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी यहाँ पे एग्जाम्पल हम देख रहे थे 10 वाला, 10 किसके अंदर आएगा, इसके अंदर आएगा। इसके अंदर मतलब क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 डब्बा, 1 डब्बा, फिर 2 डब्बा और 1 डब्बा। और 10 इलेक्ट्रॉन भरना है, 2 यहाँ भर दिए, 2 यहाँ भर दिए, 2 यहाँ, 2 यहाँ, टोटल कितने भर गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स अपने भर गए। अब 2 बचे हैं, तो मतलब हमको पता है कि ऑर्बिटल्स के अंदर किस तरह से इलेक्ट्रॉन भरते हैं, हम इस तरह से भरते हैं। डायरेक्टली दोनों को एक में नहीं भर देंगे, बिकॉज अगर एक रेंज में रहते हैं तो हमको पहले क्या सिंगली ऑक्यूपाई कराते हैं, उसके बाद फिर दो इलेक्ट्रॉन्स और आएंगे, चाहे 1 इलेक्ट्रॉन आएगा तो फिर यहाँ पे भरेंगे। तो जब इस तरह से जो है कि 10 इलेक्ट्रॉन से 8 यहाँ भर के 2 बच गए, यहाँ पे 1 भर देंगे। अगर यहीं पे 1 डब्बा केवल ये वाला डब्बा रहता है, डायरेक्ट दोनों एक ही में डाल देते हैं, फिर ऊपर हम जाते हैं। तो इस तरह से आपको भरना है। अब मान लो 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 16 इलेक्ट्रॉन से क्या करोगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 भरेंगे, 2 2 4 2 6 2 8, फिर इसके अंदर क्या है 2 भरेंगे 10, फिर क्या है 16 भरना है, तो 11 12 13 14, फिर अभी मेरे पास बच गया 1, फिर भरेंगे 1 15 1 16। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, सिंगली ऑक्यूपाइड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, मतलब लास्ट में इसके अंदर भी सिंगली ऑक्यूपाइड है। इस तरह से कुछ भर गया। अब आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए कि उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, आप यहाँ से कुछ आप देख पा रहे हो आपके लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाए, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके अंदर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो यही जो है आपसे पिछले साल भी क्वेश्चन, अभी बॉन्ड ऑर्डर हम जो पढ़ रहे थे, बॉन्ड ऑर्डर का आप देखोगे कि एक्सेप्शन था 10 एंड 16 वाले जो क्या होते हैं, कि 10 एंड 16 वाले क्या होते हैं कि इवन नंबर होने के बाद भी क्या होते हैं, अनपेयर्ड होते थे। अनपेयर्ड होने की वजह से क्या होते थे, पैरामैग्नेटिक हो जाते थे। इवन होने के बाद भी पैरामैग्नेटिक हम उनको बोलते थे, बिकॉज वो क्या होते थे, पैरामैग्नेटिक कौन होते हैं, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं। और इन दोनों के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 10 के अंदर भी और 16 के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होते थे। इसकी वजह से क्या हम इसको बोलते थे, पैरामैग्नेटिक। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको जो आगे के इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। अब जो है पिछले साल एग्जाम में आया था बीच में 18 इलेक्ट्रॉन्स वाले जो थे कि वो अनपेयर्ड, उसमें चूज करना था कौन सा अनपेयर्ड है कौन सा अनपेयर्ड नहीं था। बाकी सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, एक 18 वाले में नहीं था। अब देखो 18 को पुट करके देखते हैं, इसमें 18 किसके अंदर आएगा, इस वाले में आएगा, यानी 12 21 वाला फॉर्मूला पे आएगा। इसमें पुट करते हैं 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 हो गया, 14 15 16 भर दिए। और 17 18 भी तो इसी में आएगा अभी। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें कहीं है ही नहीं। और यही पिछले साल पूछा गया था कि इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो 18 इलेक्ट्रॉन्स वाले जो कंपाउंड्स यानी O2-2 ये वाला दिया गया है, तो इसके अंदर क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तब डायरेक्टली देखो आपको जो इसको फिल करने वाला जो ट्रिक आपको याद मालूम होगा तब डायरेक्टली कर पाओगे, नहीं तो आप लिखते जाओगे वहाँ पे सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, इसमें जो गलती होने के भी चांसेस रहते हैं, बहुत ये लेंदी लगता है। यहाँ पर डब्बा बनाइए, सीधे से आप पुट कर सकते हो, आपको ये फॉर्मूला पुट मालूम होगा। तो आई होप यहाँ तक आपको जो समझ में आ गया होगा। इमोटिव वाला भी जो क्वेश्चन होते थे अनपेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले, वो भी जो आपको समझ में आ गए होंगे। तो सारे जो अभी तक के क्लियर हो गए आपके। अब इसके बाद जो है लास्ट आपके पास टॉपिक आ जाता है कि बॉन्ड लेंथ वाला है। आपसे बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट करने को दे देते हैं कि बॉन्ड लेंथ बताइए किसका ज़्यादा है किसका कम है, 4-5 जो दे देते हैं। तो वहाँ पे जो सिंपल से आप लिखते जाओ फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं डेल्टा ई एन। डेल्टा ई एन मतलब चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू की सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं, 2 अगर हमको मिलेंगे कंपेयर करने के लिए बॉन्ड लेंथ का, तो क्या करेंगे, यदि डेल्टा ई एन ज़्यादा होगा, डेल्टा ई एन मतलब चेंज इन दोनों के बीच ज़्यादा होगा, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाता है, घट जाता है। अब इसका एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे HF HCl HBr। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको भी मिले होंगे, अगर प्रैक्टिस कहीं करते होंगे क्वेश्चंस तो ये क्वेश्चन मिला होगा आपको, बहुत जगहों पे पूछा जा चुका है। मान लो ये क्वेश्चन पूछा जाए कि बॉन्ड लेंथ बताइए, तो यहाँ पे सिंपल से क्या करना है, आपको डेल्टा ई एन देखना है।
डेल्टा ई एन चेक करेंगे। डेल्टा ई एन चेक करने का मतलब क्या है, डेल्टा ई एन देखो किस में ज़्यादा है। तो देखो यहाँ पे जैसे हम नीचे जाते हैं, देखो हाइड्रोजन तो सब में सेम है, तो ई एन किसका चेंज हो रहा है, केवल फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का। तो नीचे जाएंगे तो आयोडीन कम होता जाता है, तो डेल्टा ई किसका चेंज होगा, इसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम चेंजेज हैं। तो आप बॉन्ड लेंथ, अब सॉरी बॉन्ड लेंथ पूछा जाए तो बॉन्ड लेंथ क्या होता है, डेल्टा ई एन की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बॉन्ड लेंथ ज़्यादा इसमें है तो चेंज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस तरह से जो ये आपका लेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। जो भी समझ में आ रहा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों, ई एन ज़्यादा चेंज हो रहा है तो बॉन्ड लेंथ बहुत कम हो जाएगा। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेज है तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम हो जाएगा। तो आप होप कि ये कंप्लीट हो गया। अब आता है इसी के अंदर नेक्स्ट एटॉमिक साइज से किस तरह से वेरी करता है। तो देखो इस सिंपल सा याद रखना कि बॉन्ड लेंथ जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक साइज के, ठीक है। अब यहाँ पर भी देख सकते हो कि एक हमेशा याद रखना एक कांस्टेंट होना चाहिए सबके अंदर। तो हाइड्रोजन सबके अंदर कांस्टेंट है, तो इसको जो ई एन से भी कर सकते हैं सॉल्व, या एटॉमिक साइज से भी कर सकते हैं। देखो एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, नीचे डायरेक्ट बढ़ रहा है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ किसके, एटॉमिक साइज के थे। अब देखो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, आयोडीन सबसे बड़ा है तो साइज भी क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ा हो जाएगा। तो अब यहाँ पे और थर्ड हम देखते हैं, ये सारे कंडीशन है इसलिए मैं आपको कंडीशन दिखाते हैं, आप लिख के पर प्रैक्टिस करना खुद से क्वेश्चन। थर्ड कंडीशन है बॉन्ड लेंथ के अंदर कि बॉन्ड ऑर्डर, यहाँ पे देखना बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, यानी बॉन्ड लेंथ हमको लिखना है यहाँ पे ये लिख सकते हैं, और बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। हम पीछे भी पढ़े थे अभी कि अगर बॉन्ड ऑर्डर किसी का ज़्यादा होता है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, उसका कम हो जाएगा। अभी एग्जाम्पल देखो सी 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 डबल बॉन्ड सी सी ट्रिपल बॉन्ड सी, यहाँ पर 3 है 2 है 1 है, ये बॉन्ड ऑर्डर इसका 1 है 2 है 3 है। तो अब बताओ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बॉन्ड ऑर्डर कम बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हो गया। ये बॉन्ड ऑर्डर है 1 2 3, ठीक। बॉन्ड ऑर्डर इधर बढ़ेगा लेकिन बॉन्ड लेंथ उल्टा बढ़ेगा, हमें पीछे भी एग्जाम्पल देखे थे। अब चौथा देखें हाइब्रिडाइजेशन। ये सारी चीज़ आप बस लिखते जाना, मैं वीडियो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है लंबा हो गया इसलिए मैं जो है थोड़ा जल्दी से बता रहा हूँ। अब देखो बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर, इसका कहने का मतलब ये सारे पॉइंट्स हैं एक तरह से, ये लिखते जाना, ये सबसे उससे सारे पॉइंट्स हैं। तो बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर, यानी एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगा। अब इसका भी एग्जाम्पल समझ लो, sp3 sp3 sp2 sp2 sp sp, बॉन्ड लेंथ इस तरह से होता है। अब क्या कैरेक्टर देखो यहाँ पे क्या है, हम क्या बोलते हैं एस कैरेक्टर कम होगा तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा। एस कैरेक्टर इसके अंदर कम है, सबसे कम है, तो इस 25% है, 33% है, 50% है, ठीक है। इसीलिए आप देखोगे कि एस कैरेक्टर 25% है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। एस कैरेक्टर कम है तो अब यहाँ पे देखो ये हो गया। अब हम बात करते हैं बॉन्ड एंगल का। बॉन्ड एंगल से समझना बिकॉज इसमें बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं। मेन लेके आप एग्जाम्पल कैलकुलेट जितना ज़्यादा करोगे, देखो मैं ट्रिक बता दिया मेनली, ये चीज़ जनरली नहीं बताया था, मैं ट्रिक बता दिया हूँ आप किस तरह से कैलकुलेट करने हैं। अब क्या होता है बॉन्ड एंगल का होता है दो बॉन्ड्स के बीच के एंगल को बोलते हैं, ठीक। एडजेसेंट दो साइड साथ रहते हैं। सबसे पहले इसमें हम हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं बॉन्ड, ये इसमें याद रखना कि एक एक स्टेप बाइज चेक करेंगे। सबसे पहले हम हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे, क्या करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या करेंगे, ऑन इंक्रीजिंग एस परसेंटेज, क्या एस परसेंटेज इंक्रीज करते हैं, एस कैरेक्टर बोलते हैं या फिर एस परसेंटेज बोलते हैं, आप कैरेक्टर भी बोल सकते हो। कैरेक्टर एंगल क्या होता है, इंक्रीज करता है, जैसे जैसे एस बढ़ेगा कैरेक्टर वैसे वैसे बॉन्ड बढ़ेगा। आप देखो यहाँ पे खुद समझ लो ना, यहाँ पे 25% एस था, यहाँ पे sp3 किस तरह से स्ट्रक्चर बन रहा था, टेट्राहेड्रल 109.5 डिग्री होता है कुछ। अब यहाँ पे sp3 यहाँ पे क्या होता है 120 डिग्री हो जाता है, 109 120, और यहाँ पे कितना हो जाता है 180 डिग्री हो जाता है sp में। अब खुद देख रहे हो कि एस कैरेक्टर जैसे जैसे क्या हो रहा है, सॉरी एस कैरेक्टर जैसे जैसे बढ़ रहा है बॉन्ड एंगल भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हाइब्रिडेशन के बेसिस पर देखते हैं सीधे, सबसे पहले हम हाइब्रिडेशन चेक करते हैं। हाइब्रिडेशन अगर हमको पता चला कि एस कैरेक्टर किसके अंदर कम है किसके अंदर ज़्यादा है, जिसके अंदर एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा उसका एंगल ज़्यादा होगा, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे बता पाओगे, ठीक। यहाँ पे क्या होता है sp3 ज़्यादा होता है sp से, और सॉरी यहाँ पे नहीं sp2 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा sp। यहाँ पे क्या होता है एंगल एक्चुअली होता है 109.5 डिग्री, यहाँ पे जो होता है 120 डिग्री, 3 हो जाएंगे तो, और यहाँ पे 2 हैं तो 180 डिग्री, ठीक। एस कैरेक्टर वाला समझ में आ गया। अब केस 1, अब देखो यहाँ पे यही चाहिए हाइब्रिडेशन सबसे पहले हम चेक करते हैं। बॉन्ड एंगल जब भी निकला हाइब्रिडेशन चेक करना सबसे पहले। यदि हाइब्रिडाइजेशन जो है आपका सेम हो जाता है, बॉन्डेड एटम आर सेम, बट यहाँ पे क्या है अगर सेंट्रल एटम ही आपका चेंज हो जाए, सेंट्रल एटम को हम क्या कर दें, सेंट्रल एटम क्या करें और एंड लोन पेयर को भी चेंज कर दें, लोन पेयर आर डिफरेंट। एग्जाम्पल में दिखाऊंगा आपको पता चल जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है
हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, हाइब्रिडेशन में डिफरेंस थे पहले वाले में। अब मान लो हाइब्रिडेशन हम देखें कि हाइब्रिडेशन सेम है, हाइब्रिडेशन सेम हो गया, फिर हम क्या चेक करेंगे कि बॉन्डेड, और फिर वहाँ पर देख रहे हैं कि बॉन्डेड एटम भी सेम है, मतलब बॉन्डेड जो बाहर जो उसके साथ जुड़े हुए वो भी सेम है, लेकिन सेंट्रल एटम अलग है, लोन पेयर भी अलग है। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर, हम लोन पेयर को गिनेंगे और जिसमें लोन पेयर ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड एंगल कम होगा। अब इसका भी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखो, सबसे पहले एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। CH4, ठीक, और दूसरा हो जाएगा NH3 और यहाँ पर हो जाएगा H2O। और हम क्या बोलते हैं हाइब्रिडेशन सेम होना चाहिए। पहले तो हम हाइब्रिडेशन चेक करते हैं। अब इनके तीनों के अंदर हाइब्रिडेशन सेम हो गया, क्या हो जाएगा sp3 और देखो sp3, तीनों के अंदर क्या हो जाएगा हाइब्रिडेशन सेम हो गया। अब हाइब्रिडेशन इस चीज़ चेंज हुआ, हम सेकंड केस पे जाएंगे, हाइब्रिडेशन सेम। फिर क्या चेक करेंगे बॉन्डेड एटम्स सेम है कि नहीं। तो देखो बॉन्डेड एटम सबके अंदर सेम है, हाइड्रोजन है, इसके अंदर भी हाइड्रोजन, इसके अंदर भी हाइड्रोजन है। तो सेंट्रल एटम चेक करेंगे, सेंट्रल एटम हमारा अलग होना चाहिए। सेंट्रल एटम देखो कार्बन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है। और लोन पेयर भी चेंज होना चाहिए। देखो इस पर 2 लोन पेयर हैं, इस पर 1 लोन पेयर है, इस पर लोन पेयर ही नहीं है, तो लोन पेयर भी चेंज है। तो इस केस में हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला कि बॉन्ड एंगल जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लोन पेयर के, यानी इसके अंदर लोन पेयर 0, LP = 0, इसके अंदर 1, इसके अंदर 2। तो जिसके अंदर लोन पेयर ज़्यादा बॉन्ड एंगल कम, बॉन्ड एंगल कम, यानी ये सबसे कम हो जाएगा। इसके अंदर 1 है तो ये हो जाएगा, आपका ऑर्डर हो जाएगा CH4, क्योंकि इसके अंदर तो लोन पेयर ही नहीं है, लोन पेयर ही नहीं है, तो बॉन्ड एंगल सबसे मैक्सिमम हो जाएगा। फिर NH3, फिर H2O। आप ये समझ नहीं पाओगे। यहाँ पर देखो CH4 का कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, H। नाइट्रोजन के केस में क्या होता है, लोन पेयर होता है और हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन के केस में क्या होता है, 2 लोन पेयर होते हैं और हाइड्रोजन होते हैं यहाँ पे, ठीक है। लोन पेयर क्या होते हैं, ये दबा, देखो एक लोन पेयर क्या करता है, ये बॉन्ड ऑर्डर को बॉन्ड पेयर को दबाता है, दबा के क्या करेगा, हल्का सा कम कर देगा। इनके जैसे 109 डिग्री होना चाहिए था टेट्राहेड्रल को वैसे, लेकिन ये जो धक्का देगा थोड़ा सा बॉन्ड को, तो ये थोड़ा सा झुक जाएंगे पास में, तो 109 से कम होकर 107 के आसपास हो जाते हैं। वहीं यहाँ जो धक्का और ज़्यादा देता है, 2 लोन पेयर और ज़्यादा देंगे तो 105 के आसपास आ जाता है, और अंदर के चलो आ जाता है हाइड्रोजन, इसलिए जो एंगल और कम हो जाता है इसका। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये सब केस, मतलब हम केस नंबर सेकंड चलते हैं, अलग अलग केसेज, मतलब एक के बाद एक स्टेप जो आगे बढ़ते जाएंगे आपके, क्योंकि आपके भी दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आते जाएंगे कि लोन पेयर बराबर कर देंगे, फिर सेंट्रल एटम बराबर कर देंगे, फिर साइड एटम बराबर कर देंगे, सारे कंडीशन आपके आ जाएंगे। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे कि हाइब्रिडाइजेशन सेम कर देते हैं हम, नंबर ऑफ लोन पेयर सेम कर दिए हम, ठीक है। सेंट्रल एटम को क्या कहते हैं, सेंट्रल एटम पहले हम सेम रखते थे, सेंट्रल एटम सारी चीज़ आप लिखते जाना जो बोल रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में यार प्रॉब्लम हो रहा है। सेंट्रल एटम क्या हो जाएगा, आपको सेंट्रल एटम को हम क्या करें, डिफरेंट कर दिए, एंड साइड एटम को क्या करेंगे हम सेम, केवल हम क्या किए यहाँ पर अंतर, सेंट्रल एटम को, बाकी सब कुछ सेम रखें। फिर उस केस में क्या करेंगे, फॉर्मूला डायरेक्ट लिख लो, इसका क्या है, बॉन्ड एंगल E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू En ऑफ सेंट्रल एटम, ये जो आपका फॉर्मूला है। बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सेंट्रल एटम पे En पे होता है। अब इसका एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल से हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। NH3 एक ही ग्रुप के हैं सब, PH3, ASH3 एंड SbH3। अब बताओ यहाँ पर देखो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, सबसे पहले सेटिस्फाई देखो कंडीशन हो रहा है कि नहीं, sp3 एंड sp3, बिकॉज हम बताएं एंगल देखते समय सबसे पहले हम हाइब्रिडेशन चेक करते हैं, सबके अंदर हाइब्रिडेशन सेम है, तब हम दूसरे स्टेप पे जाएंगे। तो ये स्टेप कौन सा है, हाइब्रिडेशन सेम, नंबर ऑफ लोन पेयर, लोन पेयर भी देख लो, सबके अंदर एक ही लोन पेयर है, तो लोन पेयर भी क्या है, सबके अंदर सेम, लोन पेयर भी सेम हो गया। साइड एटम भी देखो, हाइड्रोजन सेम, साइड यहाँ पे जो है एटम है, साइड एटम क्या है, सेम है सबके अंदर। चेंज क्या है, सेंट्रल एटम, तो सेंट्रल एटम खाली चेंज हो रहा है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला, बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E ऑफ सेंट्रल एटम। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E। अब देखो ये बताओ किधर से जाता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे किसका ज़्यादा है, इसका है, तो ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा मतलब बॉन्ड एंगल ज़्यादा है, तो मतलब सबसे ज़्यादा ये, फिर ये, क्योंकि डाउन द ग्रुप ये घटता है, यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, डाउन द ग्रुप घटता है, तो आपको ये ऑर्डर हो जाएगा। तो आई होप ये सेकंड केस समझ में आ गया। अब चलते हैं केस नंबर 3 की तरफ। सारे केसेस जो भी आपको दिमाग में आ रहे हैं वो सारे बन जाएंगे। यहाँ पे देखो, वेन आप लिख लेना, यहाँ पे हमें ज़्यादा हाइब्रिडाइजेशन जो है आपका सेम हो जाएगा, लोन पेयर ये भी क्या कर देंगे हम, सेम कर देंगे। सेंट्रल एटम, अब लास्ट के सेंट्रल एटम डिफरेंट था, तो सेंट्रल एटम को भी क्या करेंगे, सेम कर देते हैं। अब साइड एटम को भी हम डिफरेंट कर देते हैं, साइड डिफरेंट। यही सब आपके कंडीशंस बन रहे होंगे दिमाग में भी कि क्या होते हो जाएंगे। इस केस में जो लिख लो, क्या करेंगे हम यहाँ पे, बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू En ऑफ
साइड एटम, ठीक है। बॉन्ड एंगल जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा EN ऑफ साइड एटम के, साइड एटम के EN के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी EN ज़्यादा होगा तो कम हो जाएगा। अब इसका एग्जांपल, मेन एग्जांपल ये देखो, एग्जांपल समझो, OF2 OCl2, एक ही कैप्सूल लेंगे, OBr2 एंड OI2। अब बताओ यहाँ पे हम क्या कंडीशंस देखो, पहले सबसे पहले हाइब्रिडेशन सेम, सबके हाइब्रिडेशन सबके सेम हो जाएंगे, ठीक है। अब बताओ हाइब्रिडेशन जैसे ही सेम हो जाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा हाइब्रिडेशन, यहाँ पे S, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 हो जाएंगे, 2 और 2 लोन पेयर सबके अंदर हो जाएंगे, ठीक। तो sp3, अगर यहाँ पर समझ में आएगा, sp3 हो गया, ठीक है। हाइब्रिडेशन जैसे ही सेम हो गया, लोन पेयर चेक करेंगे, लोन पेयर भी सबके अंदर 2 है, ऑक्सीजन है सबके अंदर 2 ऑक्सीजन, सब उसके लोन पेयर भी सेम है। फिर सेंट्रल एटम चेक करोगे, सेंट्रल एटम सबके अंदर ऑक्सीजन है। साइड एटम देखो डिफरेंस हो गया, साइड एटम डिफरेंस होते हैं, हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे EN वाला। अब EN बताओ डाउन द ग्रुप क्या होता है, EN घटता है, यानी EN की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। EN घटेगा तो ये बढ़ेगा, EN किसका सबसे कम है, इसका है, साइड सबसे किसका बड़ा होगा, ये वाला। फिर एंगल किसका बड़ा होगा, ये वाला, तो ये वाला, तो ये आपका ऑर्डर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया एग्जाम्पल से। एक और एग्जाम्पल आपका देख लो यहाँ पे, NF NCl NBr और NI, और N क्या हो जाएगा यहाँ पे, कितना हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा, 3, ये भी 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सेम चीज़ यहाँ पे भी देखो, ये क्या हो जाएगा, आपको डायरेक्टली आँख मूंद के यहाँ पे मार सकते हो, बाकी सब कुछ सेम है। तो नीचे EN घटेगा तो यहाँ पे जो ये ऑर्डर हो जाएगा आपका। तो आई होप कि जितने भी एंगल वाले क्वेश्चन से सारे बन जाएंगे आपके, ये सारे जैसे। अब इसके अलावा कुछ थोड़ा सा नोट होता है, नोट यहाँ पर रख लेना कि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स है, देखो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स हैविंग नो लोन पेयर, जिनके पास लोन पेयर नहीं हो, सिमेट्रिकल होने चाहिए लेकिन लोन पेयर नहीं है, नो हैविंग नो लोन पेयर, ठीक है। एंड सेम उनका जो है हाइब्रिडेशन अगर हो, हाइब्रिडाइजेशन, तो बॉन्ड एंगल भी क्या होता है उनका, सेम होता है। अब खुद भी अब डिसाइड करते हो सेम होता है, ठीक। इसका एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हो, BF3 जो है BCl3 के बराबर होगा, BBr3 के बराबर होगा और BI3 के बराबर होगा। तो ये सारी चीज़ें हो गए। आई होप कि आपको ये सब चीज़ें जो है समझ में आ गया होगा। तो ये कुछ चीज़ें हो गए। तो ये जो था केमिकल बॉन्डिंग था चैप्टर्स। आई होप कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम सारे टॉपिक्स को यहाँ पे कवर कर चुके हैं। तो आप यहाँ से जो कैलकुलेट सारे टॉपिक्स को जो अच्छे से कर पाओगे, सारे जो भी पॉइंट्स जो भी एग्जाम के तो कर पाओगे। और जो भी आप अब जो है ऐप के अंदर जितने भी हम क्वेश्चंस दिए थे, खास करके जो केमिकल बॉन्डिंग वाले देखो बहुत क्वेश्चंस थे, लगभग 250 से 300 के ऊपर क्वेश्चंस हैं। तो सारे क्वेश्चंस अब जो है बहुत ही आसानी से कर पाओगे। तो अब जाके जैसी वीडियो कंप्लीट होता है, आप जो है दोनों लेक्चर को कोशिश करना है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों को देखने के बाद जो है आप सारे क्वेश्चंस को ऐप के अंदर जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सारे क्वेश्चंस को आप जाके जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सभी के लिए धन्यवाद।